बॉस लिन ने मुझे अपनी वुलिंग होंगवांग फिक्स करने को कहा था, पर मैं तो डायरेक्टली एक ट्रांसफॉर्मर बन गया। पड़ोसी आंट ली ने मुझसे अपने 3 व्हीलर की बैटरी रिप्लेस करने को कहा, तो मैंने उसे एक न्यूक्लियर पावर यूनिट में स्विच कर दिया। गोस्ट फायर यूथ ने पूरी स्ट्रीट को ब्रेक डाउन कर दिया, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक इनविंसिबल मॉडिफिकेशन सिस्टम से बाउंड था। जो भी चैरियट मेरे हाथ से गुजरती थी, बिना किसी एक्सेप्शन के, वो सारी की सारी माइनिंग वर्ल्ड में लेजेंडरी कार्स बन जाती थी। मैं ओरिजिनली बहुत लो प्रोफाइल रहकर खेलना चाहता था और धीरे धीरे डेवलप करना चाहता था, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि जो बैटल डैमेज्ड मोटरसाइकिल मैंने नेक्स्ट डोर वाले ओल्ड वैंग को दी थी, उसने रातों रात 100 टन के हैवी ट्रक को उड़ा दिया। मेरी शॉप के एंट्रेंस पर एक लंबी लाइन लग गई, यहाँ तक कि लैंक इंस्टीट्यूट वाले भी नॉक करते हुए आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या 8th जेन फोन में सिर्फ एक स्क्रू था और क्या उसे रिपेयर किया जा सकता था। इस मोमेंट पर मैं शॉप में मशीनों के साथ टिंकरिंग कर रहा था। तभी नेक्स्ट डोर वाले अंकल वैंग शॉप में एक मोटरसाइकिल ड्रैग करते हुए आए और बोले, मुझे अपने अंकल की तरह देखो, इस कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, क्या ये अभी भी फिक्स हो सकती है। मैंने अंकल वैंग के बगल में खड़ी उस मोटरसाइकिल को देखा तो मेरा मुंह इनवॉलंटरीली ट्विच कर गया। भाई, हॉर्न को छोड़कर पूरी कार पर एक भी अच्छा स्पॉट नहीं था, हर तरफ से बस आवाजें आ रही थीं। अंकल वैंग मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, अंकल के पास आजकल कैश की थोड़ी तंगी है, देखो अगर तुम इसे अंकल के लिए फिक्स कर सको और इसे यूज करने से पहले देख लो। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा भाई अभी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, फैमिली को पैसों की जरूरत थी, जब तक ये चलती रहे और ड्राइव करने के लिए सेफ हो, उतना ही काफी है। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। अंकल वैंग का बेटा पिछले 5 साल से एक ही साल रिपीट कर रहा है, वो एक सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा पाया। अंकल वैंग के होपफुल एक्सप्रेशन को देखकर मैंने चुपचाप एक आह भरी। मैं आगे बढ़ा और केयरफुली कार को साइज अप किया। ठीक है, फिर मैं इसे ट्राई करूंगा। मेरे एग्री करते ही अंकल वैंग ऐसे जल्दी में निकल गए जैसे उन्हें डर हो कि कहीं मैं रिग्रेट ना करने लगूं। मैंने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया और सिस्टम ओपन करके सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर लॉक इन किया। उसके ऊपर 95% का डैमेज देखकर मेरा मुंह फिर से ट्विच कर गया। अंकल वैंग ने जो कहा था उसे सोचते हुए मैंने अपने मॉडिफिकेशन गोल्स में सेफ्टी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना भी शामिल कर लिया। मैंने 500 युआन की मॉडिफिकेशन फीस भी एंटर कर दी। मॉडिफिकेशन और टेस्ट ड्राइव रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्विकली एक मॉडिफिकेशन प्लान जनरेट कर दिया। बिना किसी हेसिटेशन के मैंने अपने टूल्स उठाए और काम पर लग गया। 7 घंटे बाद मैंने अपने सामने न्यूली रिफ्रेश्ड मोटरसाइकिल को देखा। मेरे दिल में एक डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट था। न सिर्फ इसकी पूरी बॉडी में स्पेशल मटेरियल्स यूज किए गए थे, बल्कि इसकी ऑर्डनेस को भी एक्सट्रीम पर ले जाया गया था। की पॉइंट ये था कि पूरी व्हीकल ओनर के लिए एक सेफ्टी शील्ड से इक्विप्ड थी, जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को पूरी तरह मैक्स आउट कर देती थी। नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, अंकल वैंग आ गए। मैंने डोर पर खड़ी मोटरसाइकिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, देखिए अंकल वैंग, ये कैसी है? नॉट बैड राइट? अंकल वैंग ने इस पर एक ग्लांस डाला और वो इंस्टेंटली डम्बफाउंडेड रह गए। अनबिलीवेबली उन्होंने लेफ्ट राइट अप एंड डाउन देखा और फाइनली कार की कीज निकालकर इंजन स्टार्ट किया। तभी जाकर उन्हें श्योर हुआ कि ये उन्हीं की कार है। जा, तुम्हारी स्किल्स सच में अमेजिंग है। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे डैड को ये शॉप बहुत पहले ही तुम्हें पास कर देनी चाहिए थी। मैं चकल करने लगा और उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अंकल वैंग को 8 का साइन दिखाया और स्माइल करते हुए कहा, अंकल वैंग, 800 युआन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ना? अंकल वैंग ने अपने बगल में खड़ी मोटरसाइकिल को देखा और बिना किसी हेसिटेशन के कैश निकाल कर दे दिया। फिर उन्होंने गैस पर पैर रखा और ड्राइव करते हुए घर लौट गए। जब अंकल वैंग का बेटा वैंग डेफा स्कूल से घर आया तो उसने यार्ड में एक कूल मोटरसाइकिल पार्क देखी। उसकी आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो गईं। ओह, डैड ने एक्चुअली एक नई कार पर पैसे खर्च किए हैं। वो वापस अंदर गया और कार की कीज ढूंढ निकाली। एक ही गो में थ्रॉटल को ट्विस्ट करते हुए उसने अपना फोन निकाला और एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। गाइज, आज मेरे डैड ने मेरे लिए एक नई कार खरीदी है, कम ऑन, मैं सबको एक ड्राइव पर ले चलता हूँ। इसी के साथ उसने रोड पर ड्राइव करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स को आते देखकर हर कोई बाइक की स्ट्राइकिंग अपीयरेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हर कोई गैस कर रहा था कि ये कौन सा ब्रांड है। वैंग डेफा ने जब लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स का नंबर रैपिडली बढ़ते देखा तो उसकी वैनिटी ग्रेटली सेटिस्फाई हो गई। उसकी आंखें सिटी के पास वाली एक रिमोट रोड पर टिकी थीं। अब मैं आप सबको इसकी स्पीड दिखाता हूँ। 100 टन के ट्रक से टक्कर। इसी के साथ वैंग डेफा सिटी के एज तक ड्राइव करते हुए चला गया। वो ड्राइव करते हुए फैंस के साथ इंटरैक्ट भी कर रहा था, पर सडनली लाइव चैट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स की एक स्ट्रिंग फ्लैश हुई। अनोसा, तुम्हारे आगे एक बड़ा ट्रक है, ब्रेकफास्ट। वैंग डेफा ने सडनली ऊपर देखा। अपोजिट डायरेक्शन से एक लार्ज ट्रक उसकी तरफ हेडिंग कर रहा था। वो सिर्फ 1 दर्जन मीटर दूर था। एक मोमेंट के लिए वैंग डेफा इतना फ्राइटेंड हो गया कि वो पैनिक कर गया। वो ब्रेक हिट करना चाहता था, पर इनएक्सप्लिकेबली उसने गैस पर पैर रख दिया। लाइव स्ट्रीम में हर कोई अपनी सांसें रोके एज पर था। कई लोगों ने तो अपनी आंखें ही बंद कर लीं। यह एक 100 टन का हैवी ट्रक था। मोटरसाइकिल तो छोड़िए, अगर एक छोटी कार भी इससे हेड ऑन क्रैश हो जाए तो वो एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन स्ट्राइक होगी। हर कोई ऑलरेडी इमेजिन कर सकता था कि आगे क्या ड्रामा होने वाला है। हाउएवर नेक्स्ट सेकंड जो हुआ उसने सबको कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड शॉक दे दिया। कैमरा पर्सपेक्टिव से दिखा कि ट्रक का लेफ्ट साइड का बम्पर शैटर्ड हो गया, पूरी व्हीकल में सीवियर डेविएशन हुआ और एंड में वो एक्चुअली अपनी साइड पर फ्लिप हो गया। रेत से भरा पूरा ट्रक वहीं स्पिल आउट हो गया। फॉर्चुनेटली ट्रक ड्राइवर ने क्विकली रिएक्ट किया और व्हीकल से बाहर क्लाइम कर गया। इसके कॉन्ट्रास्ट में मोटरसाइकिल की साइड पर पूरी कार बॉडी में बस एक स्लाइड शेक हुआ था। लाइव स्ट्रीम में हर कोई स्टंट था। वो अपनी ही आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। ओह माय गॉड, क्या चल रहा है? ये एक 100 टन का हैवी ट्रक है, इसे एक्चुअली एक मोटरसाइकिल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे स्ट्रीमर का क्या हुआ? इतनी फास्ट स्पीड के साथ वो तो अब तक सोर कर चुका होगा। हे, स्ट्रीमर के लिए प्रे करो और कैंडल जलाओ।
गिफ्ट सेंड करना एक ट्रिब्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। रेस्ट इन पीस स्ट्रीमर, मे पैराडाइज हैव नो बिग ट्रक्स। इस मोमेंट पर वैंग डेफा फाइनली अपने होश में आया। वॉयलेंट इंपैक्ट के मोमेंट पर उसने ओरिजिनली सोचा था कि वो सच में इस दुनिया को छोड़ रहा है, पर अनएक्सपेक्टेडली मोटरसाइकिल के डायल से सडनली कार एयरबैग जैसा कुछ पॉप आउट हुआ। उसने न सिर्फ इंपैक्ट फोर्स को रिमूव किया बल्कि उसे सीट से फर्मली पिन भी करके रखा। वैंग डेफा ने एक डीप ब्रीथ ली और अपनी चेस्ट को पैट किया। उसने चैट सेक्शन में फोन देखा। स्क्रीन स्ट्रीमर के सेफ जर्नी के बेस्ट विशेस से भरी हुई थी। वो एग्जैस्परेट हो गया और उसने हरीडली कैमरे को फ्रंट पर स्विच किया। मैंने किसी को ड्रिंक नहीं किया है, मैं अभी भी अलाइव हूँ। वैंग डेफा के सडनली अपीयर होने ने सबको शॉक कर दिया। डैम, क्या मैंने कोई घोस्ट देखा? ब्रो, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक रॉकेट सेंड किया था, प्लीज मेरे पास मत आना। स्ट्रीमर, बस आगे बढ़ो और रिलैक्स करो। अगर तुम्हारी कोई अनफिनिश्ड विशेज हैं तो मुझे बताओ, हर कोई उसे अचीव करने में अपना बेस्ट ट्राई करेगा। कोई भी अलाइव नहीं कर पा रहा था कि वैंग डेफा इस मोमेंट पर अभी भी एक लिविंग पर्सन था। आफ्टर ऑल, जब एक 100 टन का हैवी ट्रक भी फ्लिप हो गया तो मोटरसाइकिल पर बैठा पर्सन कंप्लीटली अनहार्म्ड कैसे रह सकता है? वैंग डेफा ने आगे देखा, जहां ट्रक ड्राइवर स्कॉट्स में बैठकर बम्पर इंस्पेक्ट कर रहा था। उसने पेशेंटली एक्सप्लेन करना कंटिन्यू रखा। ब्रदर्स, मैं सच में अलाइव हूं, आपको साइंस में बिलीव करना होगा। कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद फाइनली सबको वैंग डेफा की बातों पर बिलीव हुआ, पर जब वो टर्न अराउंड हुआ तो वो खुद कंफ्यूजन से भरा था। वेट स्ट्रीमर, तुम कंप्लीटली फाइन क्यों हो जबकि एनिमी हैवी ट्रक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया? वैंग डेफा खुद भी इससे पजल्ड था। उसने अपना सिर स्क्रैच करते हुए एक्सप्लेन किया, मे बी ये मोटरसाइकिल ही काफी इंप्रेसिव है, वरना इसे एक्सप्लेन करने का कोई और वे नहीं है। वैंग डेफा ने जैसे ही मोटरसाइकिल पर एक ग्लांस डाला, वो कंप्लीटली डम्फाउंडेड रह गया। मोटरसाइकिल का फ्रंट कंप्लीटली अनस्क्रैच था, यहाँ तक कि हेडलाइट्स पर एक स्क्रैच भी नहीं छूटा था। ये सिंपली आउटरेजियस था। उसने इमीडिएटली रियर कैमरे पर स्विच किया और केयरफुली पूरी कार के फोटोज लिए। लाइव स्ट्रीम में सबको रिकॉल हुआ, ये स्क्रिप्ट पक्का सबके द्वारा हेट की जाएगी। स्क्रिप्ट, मैं डेफिनेटली नहीं मान सकता, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये एक हैवी ट्रक से कोलाइड हुई और इस पर एक डेंट तक नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्ट्रीमर ये तुम्हारी खुद की एक्टिंग और डायरेक्टिंग हो? मे बी तुम ये मोटरसाइकिल बेचना चाहते हो। फॉरगेट इट स्ट्रीमर, तुमने ऑलरेडी इतना बड़ा मूव पुल कर लिया है, क्या मैं इसे लिंक से बाय नहीं कर सकता? जैसे ही वैंग डेफा कंटिन्यू एक्सप्लेन करने वाला था, दूर से एक कर्सिंग वॉइस आई, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता भी है? देखो, आज मेरी कार को हिट करने के लिए तुम्हें पे करना होगा। वैंग डेफा ये सुनकर शॉक रह गया। भले ही दूसरी पार्टी फ्लो के अगेंस्ट जा रही थी, फिर भी वो एक्चुअली उससे पैसे मांग रहा था। उसने इमीडिएटली ट्रक ड्राइवर के साथ आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। पास से गुजरने वाले ड्राइवर्स भी इस एक्साइटमेंट को वॉच करने के लिए स्टॉप हो गए। मेनली ये बहुत रेयर है कि एक मोटरसाइकिल एक हैवी ट्रक को ओवरटर्न कर दे। दोनों साइड्स के बीच इस आर्ग्यूमेंट के अनसेटल रहने पर ऑनलुकर्स ने एंथुसियास्टिकली हैट और अंकल्स पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। बिफोर एन लॉन्ग, हैट और अंकल अराइव हो गए। ट्रक ड्राइवर ने इमीडिएटली फॉरवर्ड रश किया और एक विलन की तरह पहले कंप्लेन की, हैट और अंकल वाले किड, इसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल से हिट किया, मेरा बम्पर शैटर्ड हो गया। मैं बस अपना पेट पालने के लिए एक बड़ी कार ड्राइव करता हूँ, आपको मेरे लिए डिसीजन लेना होगा। ट्रक ड्राइवर ने ये कहा और एक कोल्ड एक्सप्रेशन बना लिया। कॉलिजन के मोमेंट पर वो ऑलरेडी करेक्ट लेन में टर्न बैक कर चुका था और इस रोड पे कोई सर्विलांस कैमरा भी नहीं था। जब तक वो दूसरी साइड को होल्ड करके रखता, वो कुछ लॉसेस रिकवर कर सकता था। हाउएवर, ट्रैफिक पुलिस कैप्टन ली यांग को कुछ रिमाइंड हुआ, क्या एक मोटरसाइकिल के लिए हैवी ट्रक को नॉक ओवर करना पॉसिबल है? ली यांग ने कुछ नहीं कहा। ट्रक ड्राइवर को लगा कि उन्होंने उसकी बातों पर बिलीव कर लिया है। उसने इमीडिएटली बाकी सब इग्नोर कर दिया। उसने अपना फोन रेज किया और शाउट किया, पैट, क्लियरली वो तुम थे जिसने फ्लो के अगेंस्ट आकर मुझे बम्प किया, मेरे पास यहाँ एविडेंस है। इसी के साथ ऑडियंस के फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर करते हुए उसने लाइव स्ट्रीम ऑफ कर दी और लाइव रिप्ले ओपन किया। ली यांग ने फोन लिया और वो इंस्टेंटली स्टन रह गए। ये सच में एक मोटरसाइकिल थी जिसने हैवी ट्रक को क्रैश करके ओवरटर्न किया था। ये सिंपली अनहर्ड था। उन्होंने मोटरसाइकिल के चक्कर लगाए और अमेजमेंट में देखते रहे। फिर उन्होंने ट्रक ड्राइवर की तरफ देखा और शाउट किया, तुम्हें लगा कि बिना सर्विलांस के तुम कुछ भी नॉनसेंस टॉक कर सकते हो? ग्राउंड पर कार प्रिंट्स को देखो, तुम्हें क्या लगता है हम सब ब्लाइंड हैं? ट्रक ड्राइवर ने अपनी नोज रब की और अपना सिर लोअर करते हुए बोला, नो मोर। ये देखकर वैंग डेफा ने एक्साइटेडली कहा, अंकल, तो क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं अब लीव कर सकता हूँ? वरना अगर मैं घर लेट पहुंचा तो मेरे डैड मुझे सपोर्ट पिटाई करेंगे। ली यांग ने लाइटली कॉल आउट किया, फोन वैंग डेफा को रिटर्न किया और उसे स्कोल्ड किया, भले ही तुम्हारी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर बाइक राइड करते हुए फोन पर प्ले करना और लाइव स्ट्रीमिंग करना डेंजरस ड्राइविंग है। अपनी लाइफ के साथ गैम्बल मत करो। इस बार तुम लकी थे, नेक्स्ट टाइम एक सीरियस वार्निंग इंपोज की जाएगी और 200 युआन का फाइन होगा। वैंग डेफा ने रिजाइनली अपना सिर झुका लिया। जब तक उसने प्रोसेस फिनिश किया और घर पहुंचा, ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, घर पर उसकी पिटाई हुई। मीनवाइल, मोटरसाइकिल ब्रेक्स 100 टन हैवी ट्रक टाइटल वाली एक एंट्री ट्रेंड करने लगी। ये मेजर प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्रेंड हुई, पर नेटिजन्स स्केप्टिकल रहे। इसका मतलब है एआई ने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये और भी रियलिस्टिक होता जा रहा है। पर मोटरसाइकिल का अपीयरेंस सच में बहुत कूल है। मुझे लगता है ये ट्रक वैसे भी फ्लिप होने वाला था, बस चांस की बात है कि इसे एक मोटरसाइकिल ने हिट कर दिया, वरना एब्सोल्युटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्या ऐसा है, जब मैं किड था तो मैंने साइकिल राइड करते हुए एक बड़े ट्रक को क्रैश कर दिया था, क्या तब कुछ रॉन्ग नहीं हुआ था? हाँ, जब मैं छोटा था तब मुझे भी एक बड़े ट्रक ने रन ओवर किया था। मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए हॉस्पिटल में रहा और फॉर्मुलिन के 2 इंजेक्शंस के बाद सब फाइन था। ऑनलाइन कमेंट्स और भी ज्यादा ऑफ ट्रैक होते जा रहे थे। एंड में हर किसी ने सोचा कि ये एक स्क्रिप्ट थी, पर एक सर्टेन आइलैंड पर एक मैन जो गोल्ड ड्रेस था और प्योर गोल्ड लेदर शूज पहने था, वो न्यूज में उस मोटरसाइकिल को ब्राइटली शाइनिंग आई से स्टेयर कर रहा था।
उसने अपने बटलर से पूछा कि वो कार कहाँ से मॉडिफाई की गई थी। मैं इसे टेक करने वाला हूँ, पर मुझे ऑनलाइन क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं शॉप में बैठकर उस एम्प्टी रिपेयर शॉप को देख रहा था और मैंने एक डीप आह भरी। मैंने ओल्ड लिन की एब्सेंस का एडवांटेज उठाकर कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करने का प्लान बनाया था, पर अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ 2 डेज के बाद मैंने ऑलरेडी अंकल वैंग का ऑर्डर ले लिया था। कोई नहीं जानता कि ये कब एक 1000 वोट बिग डील बन जाएगा। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, सडनली गोल्डन लाइट से शाइन करता हुआ एक फिगर स्काई से डिसेंड हुआ। मैंने क्लोजर लुक लिया तो देखा कि एक मैन जो गोल्डन रोब्स ड्रेस था और गोल्डन शूज पहने था, एक ऐसा मैन जो स्पेशली एक स्टीम्ड बन की तरह ड्रेस था, वो शॉप में वॉक करके आया। उसने डिस्डेन के लुक के साथ चारों तरफ देखा। उसने अपनी आर्म्स चेस्ट पर क्रॉस की और कहा, तुम लिन हू होने चाहिए। मेरा नाम जिंगी है, तुम मुझे यंग मास्टर जिन कॉल कर सकते हो। मैंने सुना है कि तुमने वैंग डेफा की कार मॉडिफाई की है। मेरे पास यहाँ एक कार है और मैं इसे भी मॉडिफाई कराना चाहता हूँ। ये सुनकर कि बिजनेस आ रहा है, मैंने इमीडिएटली नोट किया और उनके सामने बो करते हुए कहा, यंग मास्टर जिन, फील फ्री टू लुक फॉरवर्ड। मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी कार को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जिंगी ने सेटिस्फेक्शन में अपने लिप्स कर्ल किए, फिर उसने डोर की तरफ वेव किया और एलियनली 2 बॉडीगार्ड्स ने एक मोटरसाइकिल को आगे पुश किया। जब मैंने कार देखी, मेरी आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो गईं। ये एक कॉम्पिटिशन ग्रेड मोटरसाइकिल निकली जिसकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी। ये कोई कार रिपेयर नहीं था, ये क्लियरली बस यहाँ अपनी वेल्थ शो ऑफ करने आया था। जिनने देखा कि मैं कितना अमेज्ड था, वो जेंटली मुस्कुराया और कंटिन्यू किया, मैं तुम्हें 1 मिलियन का डिपॉजिट दूंगा। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये जितनी हो सके उतनी फास्ट होनी चाहिए। अगर मॉडिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री रहा तो मैं फीस ऐड कर सकता हूँ। बटलर ने कार्ड स्वाइप किया। इसी के साथ जिन ने प्राउडली अपने सनग्लासेस पहने और शॉप से बाहर वॉक कर गया। मैं काफी देर तक एक ही प्लेस पर स्टैंड रहा और अपने सेंसेज में वापस नहीं आ पाया। क्या सारे 1 मिलियन वाले वेल्दी लोग इतने विलफुल होते हैं? जैसे ही मैं स्टंट था, नोबल बटलर मुस्कुराया और उसने एक कार्ड पुल आउट किया। मिस्टर लिन हूँ, मैंने यंग मास्टर को इतने लंबे समय में इतनी हैवली स्माइल करते नहीं देखा है। आपको सच में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने होंगे, हमारे यंग मास्टर को डिसअपॉइंट मत करना। मैंने रिपीटेडली नोट किया और पीओएस मशीन निकाली। जिन और उसके ग्रुप को सी ऑफ करने के बाद मैंने अपने कार्ड का बैलेंस बार बार काउंट किया। मैं जितना काउंट कर रहा था, मेरा दिल उतना ही वार्म फील कर रहा था। मुझे हमेशा लगता है कि बिना स्पेंड किए मनी अर्न करने का मतलब है कि कुछ मिसिंग है। मैं इमीडिएटली यूज्ड कार मार्केट की तरफ रश हुआ। मैंने खुद के लिए एक यूज्ड कार बाय करने के लिए 10 युआन स्पेंड किए। रिपेयर शॉप पर रिटर्न आने के बाद मैंने सिस्टम ओपन किया। मैंने उस यूज्ड कार पर लॉक इन किया जो मुझे मिली थी। सिस्टम डैमेज लेवल 83% शो कर रहा था। मैं मॉडिफिकेशन गोल ट्राई करने के लिए ईगर था और मैंने ट्रांसफॉर्मर्स एंटर किया। हाउएवर, सिस्टम पैनल पर एक रेड ट्रायंगल पॉप अप हुआ। सॉरी, करंट लेवल इज नॉट सपोर्टेड। प्लीज फर्स्ट अपग्रेड योर सिस्टम लेवल 2 लेवल 4। मैंने डिसअपॉइंटमेंट में एक आह भरी। मॉडिफिकेशन टारगेट को लैंड, वाटर और एयर के लिए एक 3-वे व्हीकल में चेंज कर दिया गया। फॉर्चुनेटली इस बार वो स्मूथली पास हो गया। मॉडिफिकेशन फीस की बात करें तो मैंने सोचा और 950 एंटर कर दिया। आफ्टर ऑल, ये मेरी लाइफ की पहली कार थी तो थोड़ा जनरस होना ही पड़ेगा। जिंगी ने मुझे 1 मिलियन का डिपॉजिट दिया था, उसमें से कार पर 10 युआन स्पेंड किए और अब मॉडिफिकेशन फीस अनदर 950 युआन थी। रिमेनिंग 40 युआन उस प्रेशियस मोटरसाइकिल के लिए इनफ थे। मॉडिफिकेशन स्पीड अपने लिमिट पर पहुंच चुकी थी। सून, सिस्टम ने मेरी रिक्वायरमेंट्स के बेस पर एक मॉडिफिकेशन प्लान प्रोवाइड किया। मैंने काम का अमाउंट देखा, इसे इतनी जल्दी मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल था। मैं सिर्फ अपना एक्साइटमेंट सप्रेस कर सकता था। जिनकी सुपर बाइक का मॉडिफिकेशन। अपना अटेंशन उस प्रेशियस मोटरसाइकिल पर टर्न करते हुए जैसे ही सिस्टम ने टारगेट पर लॉक किया, डिस्प्ले डैमेज लेवल सिर्फ 0.1% था। मैं स्टंट हुए बिना नहीं रह सका। आफ्टर ऑल, मेरे पास पहले कभी इतनी नई कार नहीं आई थी। नेक्स्ट, मैंने मॉडिफिकेशन टारगेट एंटर किया, द फास्टर द बेटर। हाउएवर, मैं कॉस्ट को लेकर हेसिटेट था। कुछ थॉट के बाद मैंने फाइनली मॉडिफिकेशन फीस के लिए 30 युआन एंटर किए। आफ्टर ऑल, आपको थोड़े पैसे तो अर्न करने ही होंगे। जो मोटरसाइकिल मैंने पहले 500 युआन में मॉडिफाई की थी वो इतनी कूल थी, तो 30 युआन भी अभी एक ह्यूज सम है। मॉडिफिकेशन प्लान क्विकली कंप्लीट हो गया। मेरी एम्फीबियस व्हीकल के कंपैरिजन में ये बहुत सिंपल था। बिना किसी हेसिटेशन के मैंने रिंच उठाया और काम पर लग गया। फाइनली प्रोजेक्ट डार्क होने से पहले कंप्लीट हो गया। मैंने अपने हैंड्स क्लैप किए और बटलर ने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी उसे फॉलो करते हुए जिनको कॉल किया। बस एक मोमेंट बाद डोर के बाहर कार ब्रेक्स की साउंड सुनाई दी। जिन शॉप में स्टॉल करते हुए आया। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा शॉप के सेंटर में गोल्डन लाइट से शाइन करती हुई मोटरसाइकिल। उसकी आंखें फैनेटिसिज्म और जॉय से भरी थीं। बॉडी को एक गोल्ड फिनिश लुक दिया गया था, यहाँ तक कि हाउस के अंदर भी एक लग्जरियस मेटालिक शीन शिमर कर रही थी। सबसे स्टॉकिंग पार्ट ये था कि इसके डिजाइन में ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल्स का 2 व्हील स्ट्रक्चर नहीं था। इंस्टेड, ये पूरी व्हीकल को प्रॉप अप करने के लिए एक जायंट हबलेस व्हील का यूज करती थी। विजुअल इंपैक्ट मैक्स आउट था। ये प्रैक्टिकली एक मैन की अल्टीमेट फैंटेसी थी। थोड़ी देर बाद जिन मेरी तरफ टर्न हुआ। ब्रो, तुम अमेजिंग हो, मुझे बताओ इसकी कितनी कॉस्ट है? जिनको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड देखकर मैंने अपने लिप्स प्रेस किए। मैंने कशसली उससे पूछा। मैंने बिना किसी कॉन्फिडेंस के ये कहा था, आफ्टर ऑल मैंने कॉस्ट पर सिर्फ 30 युआन स्पेंड किए थे। अनएक्सपेक्टेडली जिनने रेडीली नोट किया, गुड कॉन्सेप्ट स्वाइप्स कार्ड्स। ये सुनकर मुझे इंस्टेंटली फील हुआ कि मैं बहुत कंजर्वेटिव हो रहा था, पर मैंने फिर भी जिनको रिमाइंड कराया, यंग मास्टर जिन, क्या आप इसे टेस्ट ड्राइव नहीं करने जा रहे? जिन ने अपना हैंड वेव किया और मुझे एक डेविशली कैरिज्मेटिक स्माइल दी। तुम और मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ उसने फिर से अपने सनग्लासेस पहने और स्ट्रोड अवे कर गया। बटलर ने स्किलफुली अपना कार्ड निकाला और आगे स्टेप किया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया।
मैंने कई सालों तक यंग मास्टर को सर्व किया है, मैंने कभी उन्हें तुम्हारे अलावा किसी और पर इतना ट्रस्ट करते नहीं देखा है। मैं अपने माउथ का कॉर्नर ट्विच किए बिना नहीं रह सका। मैं इस फीलिंग को शेक नहीं कर पा रहा था कि जिनके बटलर के बारे में कुछ ऑफ था, जिन द्वारा कार को अपने प्राइवेट आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो आइलैंड सर्किट पर सर्किट टेस्ट करने के लिए वेट नहीं कर सका। डैशबोर्ड पर स्पीड क्विकली इंक्रीज हुई, जिन अपनी ब्रीथिंग को रैपिड होने से नहीं रोक सका। गैस पर फिर से पैर रखते ही स्पीड शार्पली इंक्रीज हुई, सीमिंगली विदाउट लिमिट। जिनने एक अनप्रेसिडेंटेड सेंस ऑफ एक्सेलरेशन फील किया, पर स्पीड इंप्रूव होती गई। जिन थोड़ा स्केयर्ड फील करने लगा, यह स्पीड कंप्लीटली उसके कॉम्प्रेंशन से बियॉन्ड थी और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे दोनों साइड्स के सीन्स ट्विस्टेड हो गए हों। ये ऐसा था जैसे उसने एक अल्टरनेट डायमेंशन में एंटर कर लिया हो। यह किस तरह की मोटरसाइकिल है? ये प्रैक्टिकली फ्यूचर से सीधे निकला एक ग्राउंड स्ट्रिकन एयरक्राफ्ट है, जिनके सबऑर्डिनेट्स ने भी नोटिस किया कि एक बार ऑलमोस्ट फ्लीटिंग होने के बाद जिन जैसे वैनिश हो गया हो, वो उसका एक सिंगल ट्रेस भी कैच नहीं कर पा रहे थे। एक मोमेंट के लिए हर कोई पैनिक कर गया। उस मोमेंट पर मैं अपनी कार मॉडिफाई करने में बिजी था क्योंकि मैं रोड पर ड्राइव करने के बारे में सोच रहा था। मैं बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने सिस्टम अपीयरेंस मॉडिफिकेशन प्लान को अबेंडन कर दिया। सिर्फ इंटरनल चेंजेस किए गए। इसमें नियरली एक डे और एक नाइट का समय लगा। फाइनली मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया। भले ही ये आउटसाइड से ऑर्डिनरी दिखती थी, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसी मैंने इसे बाय करने से पहले देखी थी, पर इसका पूरा कर्नल कंप्लीटली डिफरेंट था। मेरी एक्सक्लूसिव राइड होने के नाते मुझे इसे एक कूल नाम देने की जरूरत थी। मैंने उस ऑल ब्लैक सेडान पर ग्लांस डाला। मैंने थोड़ी देर पॉन्डर किया और सडनली एक फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन स्ट्रक हुआ। क्यों ना इसे सिंपली शाओ है कॉल किया जाए? ये न सिर्फ फिटिंग है, बल्कि इसे एक ग्लांस में मेमोरेबल भी बनाता है। मैंने कार का डोर ओपन किया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। फिंगर्स ने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर प्रेस किया। उसने सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन पर पासवर्ड एंटर किया। एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल साउंड इमीडिएटली कैरेज के अंदर से आई। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास्ड। करंटली स्विच टू मास्टर मोड। मैं कार के स्टार्ट होने से सेटिस्फाइड था। मास्टर मोड इस कार के सारे फंक्शंस अनलॉक कर देता है और नॉन मास्टर मोड में ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फैमिली सेडान है। सून मैं एक सेक्लूडेड बीच पर अराइव हुआ। यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। ये अंडरवर्ल्ड ड्राइव फंक्शन टेस्ट करने का एक गुड अपॉर्चुनिटी था। मैंने गैस पर पैर रखा और कार को सी के अंदर ड्राइव कर दिया, जैसे कोई यॉट सी पर सेल कर रही हो। और न सिर्फ इतना, ये डीप सी में डाइव भी कर सकती थी। मैं कार में बैठकर विंडो से ओशन वर्ल्ड को गेज कर रहा था। इसने एक अनप्रेसिडेंटेड सेंस ऑफ रोमांस फील कराया। पर तभी कैरेज के अंदर एक अलार्म साउंड हुआ। शाओ है ने रिमाइंड कराया, अगर व्हीकल के अंदर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, प्लीज इमीडिएटली ग्राउंड पर रिटर्न करें, क्योंकि मॉडिफिकेशन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ था। मेरे पास ऑक्सीजन ऐड करने का टाइम नहीं था। मैं सिर्फ सी से रिटर्न आ सकता था। अभी भी और की वांटिंग थी, इसलिए फ्लाइट कैपेबिलिटीज टेस्ट करने की प्रिपरेशंस अंडरवे थी। शाओ है, वन क्लिक आउटफिट चेंज। जैसे ही मेरी वॉइस फॉल हुई, बॉडी के दोनों साइड से 2 विंग्स एक्सटेंड हो गए। टेल नोजल ने भी घोस्टली ब्लू फ्लेम्स स्प्यू आउट की। इमीडिएटली बाद एक थंडरस रोर सुनाई दिया और शाओ है स्लोली एयर में सोर कर गया। कार विंडो से बाहर देखते हुए मैंने एक्साइटमेंट की एक डीप ब्रीथ ली। उसने शाओ है को सी सरफेस के ऊपर फ्रीली सोर करने के लिए कंट्रोल किया। मिलिट्री बेस में खलबली। मीनवाइल एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बेस के अंदर सायरन्स लाउडली ब्लेयर हुए। पूरा बेस एक टेंस एटमॉस्फेयर में श्राउडेड था। सेकंड बटालियन के कमांडर जेहोंग ने रडार की तरफ कोल्डली देखा और कहा, क्विकली सारे मिलिट्री इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट करो और पूछो कि क्या उन्होंने न्यू इक्विपमेंट टेस्ट करने की रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। एक सोल्जर द्वारा कांटेक्ट करने के बाद उसने ऊपर देखा और ग्रेवली रिप्लाई किया, सेकंड बटालियन कमांडर ऑलरेडी कंफर्म कर चुके थे कि कोई भी मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट या मिलिट्री इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये सुनकर सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। क्या ये एनिमी कंट्रीज द्वारा इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए सेंड किए गए ड्रोन्स हो सकते हैं? इस मोमेंट पर सोल्जर्स में से एक ने कहा, क्या सेकंड बटालियन कमांडर को इसे शूट डाउन कर देना चाहिए? ली यांग ने रडार स्क्रीन की तरफ देखा। सिर्फ आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ही सी एरिया के ऊपर होवर कर रहे थे। एक मोमेंट सोचने के बाद उन्होंने कहा, तो ड्रोन्स को इमीडिएटली स्काउट करने के लिए ओवर करो। लेट्स सी ये रियली क्या है। एडिशनली मिसाइल लॉन्च प्रिपरेशंस रखो। वंस इस थिंग ने सिटी की तरफ फ्लाई करने का इंटेंशन शो किया, इसे इमीडिएटली शूट डाउन कर दिया जाए। दूसरी साइड पर मैंने टाइम चेक किया और स्लोली सी पर वापस डिसेंड हो गया, फिर 1 क्लिक के साथ आउटफिट स्विच कर दिया। ये ब्लैक सेडान फॉर्म में रोड पर रिटर्न आ गया। जब ड्रोन अराइव हुआ, उन्होंने पाया कि ये एयर स्पेस कंप्लीटली एम्प्टी था। सारे एलियट्स भी डिसअपियर हो चुके थे। सिर्फ दूर से विजिबल था कि एक ब्लैक सेडान ट्रिप पर ड्राइव कर रही थी। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद टेस्ट ड्राइव के बाद मैं रिपेयर शॉप पर रिटर्न आया। मैं शाओ है की परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड था, पर फ्यूल कंजम्पशन बस बहुत हाई था। करंट फ्यूल प्राइसेस पर यह सिंपली अनअफोर्डेबल था। काश इन्हें रिफ्यूल करने की जरूरत ही न होती। ये सोचते ही मेरी आंखें सडनली लाइट अप हो गईं। अगर व्हीकल के अंदर एक मिनिएचर न्यूक्लियर पावर यूनिट इंस्टॉल कर दी जाए तो आपको बैटरी लाइफ की वरी करने की जरूरत नहीं होगी। हाउएवर, मेरा ये आइडिया सिस्टम द्वारा मर्सीलेसली रिजेक्ट कर दिया गया। अभी भी इनसफिशिएंट लेवल एबिलिटी थी। मैंने हेल्पलेसली एक आह भरी। उसे ये भी नहीं पता था कि इस लेवल को किस स्टेज पर रेस किया जा सकता है। इस मोमेंट पर एक यंग मैन अंदर वॉक करके आया। मैंने ऊपर देखा तो वो मेरा कजिन लिंजी था। कजिन, तुम्हारे पास यहाँ आने का टाइम कैसे मिला? लिंजी ने अपनी पॉकेट से एक इनविटेशन कार्ड निकाला। उसने मुझे हैंडओवर किया और मुस्कुराया। शाओ, रुयान और मैं शादी करने वाले हैं। वो नाम सुनकर मैं इंस्टेंटली स्पीचलेस हो गया। मैंने अपने लिप्स कर्ल किए और कहा, वो हमेशा तुम्हें हैंगिंग अराउंड रखती है और कहती है कि वो तुम्हें एक ओल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट करती है। तुम अब शादी करने के लिए क्यों विलिंग हो? ये सुनकर लिंजी अनहैप्पी हो गया। उसने कहा, सीरियसली शाओ, मैं तुम्हें उसके बारे में इस तरह बात नहीं करने दूंगा। वो मुझसे लव करती है, वरना वो दूसरों को हैंगिंग क्यों नहीं रखती? मैंने अपने टीथ ग्रिट किए और नोट किया, ऑल राइट, अगर तुम दूसरों के मैटर्स नहीं समझते तो बस उनका रिस्पेक्ट करो।
लिंजी ने देखा कि मैं साइलेंट हो गया था। उसने एक आह भरी जैसे वो अकाउंट एडजस्ट कर रहा हो। शाओ, एक्चुअली मुझे आज तुमसे कुछ पूछना है। भले ही रुयान मुझसे शादी करने के लिए एग्री हो गई है, पर उसने इंसिस्ट किया कि वेडिंग कार एक लैम्बोर्गिनी ही होनी चाहिए। पर मैं कई डीलरशिप्स पर गया, किसी के पास भी ये कार नहीं थी। तुम्हारी फैमिली के पास पक्का कनेक्शंस होंगे। इतने सालों तक कार्स रिपेयर करने के बाद शाओ तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर मैं कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया। खुद को रोक ना पाते हुए मैं फिर से बोला, अगर ऐसा है कजिन, तो हमारी लिन फैमिली की क्या कंडीशंस हैं? उसके लिए ये कार कहाँ से ढूंढें? क्या वो थोड़ी ज्यादा आगे नहीं जा रही? नो, मैं उसे ब्लेम नहीं करता। शाओ, ये सब मेरी फॉल्ट है। उसकी फेवरेट लैम्बोर्गिनी है। वो ऑलरेडी बहुत कंसिडरेट थी कि उसने मुझे इसे बाय करने के लिए नहीं कहा। ये सब मेरी ही फॉल्ट है कि मैं उसकी पसंद की कार भी नहीं ढूंढ सका। शाओ, मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ। लिंजी के हम्बल और प्लीडिंग एक्सप्रेशन को देखकर मैं सच में इसे बियर नहीं कर सका। कजिन, मेरे पास सच में उस तरह का कनेक्शन नहीं है, पर अगर तुम विलिंग हो, अपनी कार यहाँ लीव कर दो और इसे एक लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। लिंजी ने ब्लिंक किया, काफी लंबे मोमेंट तक सोचा। उसने सोचा कि वो 2 डेज से बिजी था और अभी तक उसे कार नहीं मिली थी। फाइनली अपने टीथ ग्रिट करते हुए उसने नोट किया, गुड, कजिन की हैप्पीनेस तुम पर डिपेंड करती है। ट्राई करना कि ये थोड़ी वैसी ही दिखे। इसी के साथ उसने अपनी ओल्ड जेटा को शॉप के अंदर ड्राइव कर दिया। हालांकि वो अपने खुद के अफेयर्स अटेंड करने के लिए चला गया। मैंने लिंजी की कार को देखा और एक आह भरी किसने कहा था कि उसे एक लव स्ट्रक कजिन मिलेगा। सिर्फ एक्सटीरियर चेंज करना ही की है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है और लेवल अप भी नहीं मांगता। मैंने एक प्रॉपर मॉडिफिकेशन करने का डिसीजन लिया। इसे बस अपने कजिन के लिए एक वेडिंग गिफ्ट की तरह ट्रीट करूंगा। पलक झपकते ही लिंजी के ग्रेट जॉय का डे आ गया। आउटसाइड बहुत बस्टलिंग हलचल थी, पर लिंजी एंशियसली अपना फोन होल्ड किए हुए था। शाओ वे अभी तक क्यों नहीं आया? लिन फैमिली के दोनों एल्डर्स ने लिंजी की तरफ इस तरह देखा जैसे गुस्सा एक ही प्लेस से नहीं आ रहा हो। ऑल राइट, हरीडली लियू फैमिली के पास उसे पिक करने चलो। मैं रिफ्यूज करता हूँ बिलीव करना कि वेडिंग ऑलरेडी सेट है और लियू फैमिली अभी भी एक कार के ऊपर शादी से रिफ्यूज कर सकती है। फिर उन्होंने लिंजी को वेडिंग कार में गेट इन करने के लिए अर्ज किया। ग्रैंड कॉन्वॉय लियू फैमिली की तरफ सेट ऑफ हुआ। लीडिंग वे में एक मर्सिडीज बेंज ई क्लास सेडान थी। यह आर्ग्यूएबली पूरे फ्लीट की सबसे एक्सपेंसिव कार थी। लियू रुयान विंडो के पास थी। विंडो के थ्रू वो वेडिंग प्रोसेशन को खुद को वेलकम करने के लिए आते हुए देख सकती थी। उसका फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। इससे पहले कि लिंजी अपस्टेयर्स जा पाता, वो डाउनस्टेयर्स रन करके आई। उसने लिंजी पर आर्टिलरी की एक बौछार अनलीश कर दी। लिंजी, तुमने मुझसे तब क्या प्रॉमिस किया था? कहाँ है वो वेडिंग कार जो हमने प्रॉमिस की थी? तुम बस ऐसी एक ब्रोकन कार ड्राइव करके आए और चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं? क्या तुम मेरे वर्दी हो? लिंजी हरीडली फॉरवर्ड आया और उसने लियू रुयान का हैंड ग्रैब किया। उसने अर्जेंटली एक्सप्लेन किया, रुयान, मैंने सच में अपना बेस्ट ट्राई किया, पर मेरे लिए लैम्बोर्गिनी रेंट पर लेने की सिंपली कोई प्लेस नहीं थी। नो मैटर ये किस तरह की कार है, ये सेम ही है, इजंट इट? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक दूसरे से लव करते हैं। लिंजी, तुम ऐसा छोटा सा मैटर भी हैंडल नहीं कर सकते। ये शो करता है कि तुम मुझसे बिल्कुल लव नहीं करते। मैं इस बार शादी नहीं करूंगी। इसी के साथ वो टर्न हुई और अपस्टेयर्स चली गई। सबको आउटसाइड लॉक कर दिया। हर कोई स्टंट था। मैं उसकी इस बैड हैबिट को इंडल्ज नहीं करूंगा। अगर हम शादी नहीं कर रहे हैं तो चलो चलते हैं। क्या ये शादी हो रही है या एक कार से शादी हो रही है? क्या ये प्योर मटेरियलिज्म नहीं है? यस, स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न। लिंजी ने अपनी फिस्ट्स क्लेंच की। वो टर्न हुआ और उसने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के ग्रुप पर एंग्रीली शाउट किया, आप लोग इनफ हैं। रुयान एक गुड गर्ल है। मैं ही था जिसने उसे डाउन होने दिया। हर किसी ने अपना सिर हिलाया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इस मोमेंट पर सडनली दूर से एक डीप रंबलिंग इको हुई। एक हैंडसम लैम्बोर्गिनी स्लोली ड्राइव करते हुए आई। वो सबके सामने स्टॉप हो गई। हर कोई इस स्पोर्ट्स कार के स्टनिंग डिजाइन से अमेज्ड था। इसने सबका अटेंशन कैच कर लिया। मैंने कार पार्क की और कार से बाहर गेट आउट हुआ। ब्रदर, मैं लेट होने के लिए रियली सॉरी हूँ। ये बहुत लेट नहीं है, नॉट टू लेट, बिल्कुल राइट टाइम है। लिंजी की आंखें एक्साइटमेंट से भरी थीं। फिर उसने अपस्टेयर्स लाउडली शाउट किया, रुयान बाहर आओ और देखो। अपस्टेयर्स लियू रुयान ने शाउट सुना। विंडो से डाउनस्टेयर्स देखते हुए श्योर इनफ उसने वो लैम्बोर्गिनी देखी जिसके वो ड्रीम्स देख रही थी। वो हरीडली डाउनस्टेयर्स आई डोर ओपन करने के लिए। तुम तो जानते ही हो मैं एक कार पर इंसिस्ट नहीं करती। मैं बस डरती हूँ कि तुम मेरी केयर नहीं करोगे। अब जब मैंने तुम्हारी फीलिंग्स देख ली हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ये सुनकर लिंजी डीपली मूव्ड हो गया। अब मैं कंप्लीटली कन्विंस था। इसमें कोई वंडर नहीं है कि लिंजी फॉल हो गया। अपोनेंट रुयान सिंपली बहुत स्ट्रांग था। आंट ली का स्कूटर और न्यूक्लियर यूनिट। वेडिंग अटेंड करने के बाद मैं शॉप पर रिटर्न आने के लिए वेट नहीं कर सका। येस्टरडे लिंजी की कार मॉडिफाई करने के बाद अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम लेवल रेज होकर लेवल 4 हो चुका था। अब ये फाइनली पॉसिबल था। मैं एक मिनिएचर न्यूक्लियर पावर यूनिट डेवलप करने में मैनेज हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने सोली प्लान को फॉलो करने पे फोकस किया जो सिस्टम ने प्रोवाइड किया था। इस लिटिल गैजेट के बारे में सोचते हुए इसे फाइनली डन करने में एक पूरा वीक लग गया। अपने सामने खड़ी इस चीज को देखते हुए, एक पीस जो एक पाम से ज्यादा बड़ा नहीं था, मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया। इस चीज के साथ अब से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे नहीं करने होंगे। जैसे ही मैं एक्साइटेड फील कर रहा था और जैसे ही मैं इस चीज को शाओ हाई पर इंस्टॉल करने वाला था, सडनली पड़ोसी आंटली शॉप में बर्स्ट होकर आई। शाओ, प्लीज मेरे लिए बैटरी चेंज कर दो। लास्ट टाइम तुम्हारा हाउस ओपन नहीं था। मैं कांजी के पास बैटरी फिक्स कराने गई थी। उस हार्टलेस गाय ने प्रोबेबली चीप स्टफ होने का प्रिटेंड किया। ये कुछ ही किलोमीटर के बाद हमेशा रन आउट ऑफ पावर हो जाती है। हरी अप, मैं अभी अपने ग्रैंडसन को पिक करने की जल्दी में हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ी ट्रबल फील हुई। स्टोर में अभी कोई नई बैटरीज नहीं थी। सडनली मैंने अपने हैंड में वो स्मॉल न्यूक्लियर यूनिट देखी। मेरे माइंड में सडनली एक बोल्ड आइडिया फॉर्म हुआ। ऑल राइट आंट ली, मैं इसे आपके लिए राइट अवे चेंज कर दूंगा।
आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, ये डेफिनेटली किसी भी अदर ब्रांडिंग से ज़्यादा ड्यूरेबल है। जैसे ही मैंने बात की, मैंने रिंच उठाया और डायरेक्टली वो फ्रेशली असेंबल्ड मिनिएचर न्यूक्लियर पावर यूनिट इंस्टॉल कर दी। इसे आंट ली की कार स्कूटर में चेंज कर दिया गया। बाय द वे आंट ली, मैंने सुना है कि आजकल बहुत सारी बैटरी थेफ्ट्स हो रही हैं, वो इसे आपके लिए लॉक भी कर देते हैं। इस तरह आपको इसके स्टोलन होने की वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। अगर ये एक रेगुलर बैटरी होती तो फाइनली ठीक था, पर ये एक न्यूक्लियर पावर डिवाइस थी। अगर किसी रेकलेस थीफ ने सच में इसे स्टील करने में मैनेज कर लिया तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। आंट ली ने ये सुनते ही हैप्पीली पैसे निकाल कर दे दिए। हमारे ओल्ड नेबर्स अभी भी सबसे रिलायबल हैं। फिर अपनी बाइक राइड करते हुए वो अपने ग्रैंडसन को पिक करने के लिए हरीडली निकल गईं। रास्ते में आंट ली ने बैटरी लेवल मॉनिटर किया। उन्होंने पाया कि बाइक पर बैटरी बियरली ड्रेन हुई थी। ये इंडीड प्रीवियस बैटरीज से ज़्यादा ड्यूरेबल थी, पर जो वो नहीं जानती थी वो ये था कि बैटरी लेवल डिस्प्ले एक्चुअल में अब सिर्फ एक डेकोरेशन था। उनकी कार की बैटरी तब तक राइड की जा सकती थी जब तक वो स्क्रैप न हो जाए। सून आंट ली ने अपने ग्रैंडसन टूटू को रिसीव किया जब वो यूजुअल की तरह एक फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर के पास से पास हो रही थी। आंट ली ने अपने लिटिल ग्रैंडसन को उसकी सीट पर सेटल किया और डिनर के लिए डिशेस बाय करने शॉप में चली गईं। पर अनएक्सपेक्टेडली जब वो आज बाहर आई तो उन्होंने बस एक मैन को उसे ढूंढते हुए देखा। वो टूटू को कार की बैक सीट में स्टफ कर रहा था। आंट ली शॉक्ड और टेरिफाइड रह गईं। मेरे ग्रैंडसन को जाने दो। हाउएवर अपोनेंट के एक्शंस इनक्रेडिबली फास्ट थे। राइडिंग इंस्टेंटली स्टार्ट हो गई। बिना एक वर्ड कहे आंट ली अपने स्कूटर पर बैठी और उसके पीछे चेस करने लगी। एक सेडान की बैक सीट में बैठा मैन टूटू को कंट्रोल कर रहा था। उसने ड्राइवर की सीट पर बैठे मैन पर चिल्लाया, हरी अप और इससे पीछा छुड़ाओ। ये दोनों चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, बाल तस्करी में स्पेशलाइज्ड थे। उसने आंट ली को काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया था। उसने सोचा था कि ये डिस्कवर नहीं होगा, पर अनएक्सपेक्टेडली आंट ली आज यूजुअल से ज्यादा फास्ट ग्रोसरी शॉपिंग करके आ गई। लीड सीट पर बैठे मैन ने रियर व्यू मिरर चेक किया। डोंट वरी, मैं उसे अभी डंप कर दूंगा। वो एक ब्रोकन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर हमसे कैचअप करने का ट्राई कर रही है। सिंपली इम्पॉसिबल। वंस हम टाउन से बाहर हो जाएं, हम कार्स चेंज कर लेंगे। ये कहते हुए उसने गैस पर पैर रखा और एक इंस्टेंट में स्पीड अप कर लिया। उसने अपने पीछे आंट ली की बैटरी कार से कुछ डिस्टेंस बना लिया। ये देखते ही आंट ली ने भी थ्रॉटल को टाइटली ट्विस्ट कर दिया। सून उन्होंने पाया कि उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्चुअली कई कार्स को सरपास कर गया जो अभी भी मूव कर रही थीं। कार में बैठा मैन शॉक्ड रह गया। मेरी स्पीड ऑलरेडी 100 किलोमीटर घंटा तक पहुंच चुकी है। उसने कैचअप कैसे किया? बैक सीट में बैठा मैन जो टूटू को कंट्रोल कर रहा था, उसने भी फ्राउन किया। उसने अपने लिप्स प्रेस किए और कहा, पैनिक मत करो। अगर तुम हैट वाले अंकल पुलिस को ले आए तो ट्रबल होगी। बस यही पेस रखो। उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। ड्राइवर की सीट पर बैठे मैन ने नोट किया। अपने माइंड को स्टडी करते हुए उसने सीधे सिटी के एज की तरफ ड्राइव किया। पर कुछ देर ड्राइव करने के बाद दोनों को सेंस हुआ कि कुछ रॉन्ग था। लॉजिकली एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक स्कूटर अब तक लॉन्ग एगो आउट ऑफ पावर हो गया होता। इस कार ने इसे कैसे मैनेज किया? आंट ली ने भी नोटिस किया कि कुछ रॉन्ग था, पर अब वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी। वो जो कुछ चाहती थी वो था अपने ग्रैंडसन को वापस जीतना। अनकॉन्शियसली वो अब तक चेस करते हुए कार को नेबरिंग सिटी तक ले आई थी। अब तक कार में बैठे दोनों लोग ऑलरेडी पैनिक कर रहे थे। डैम, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पक्का चीटिंग कर रहा है। ये इतना फास्ट कैसे रन कर सकता है? ड्राइवर की सीट पर बैठे मैन ने अपनी ब्रो से स्वेट वाइप किया। जब अलार्म डैशबोर्ड पर पहुंचा वो इंस्टेंटली पैनिक कर गया। नॉट गुड, वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। बैक सीट में बैठा मैन भी स्टिल नहीं बैठ सका। उन्होंने ऑलरेडी आधा टैंक फ्यूल एम्प्टी कर दिया था। ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था कि पीछे वाली इलेक्ट्रिक बाइक अभी भी रन कर सकती थी। उसने चारों तरफ उस डेसोलेट वाइल्डरनेस, सूने जंगल को देखा। गाड़ी स्लोली रोड साइड पर रुकी। दो मेन कार से बाहर निकले। उसने गुस्से में आंट ली से कहा, डैम, क्या सच में इतना हार्ड चेस करने की जरूरत है? अगर तुम अभी चली जाओ तो हम तुम्हें एक वे आउट देने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा बोलते हुए उसने अपने हाथ में लिए फ्लाइंग हेड से आंट ली की तरफ इशारा किया। आंट ली ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक रोड साइड पर पार्क की। उन्होंने बिना किसी डर के दोनों डिसाइपल्स की तरफ देखा, अपनी स्लीव्स ऊपर रोल की और आगे बढ़ी। वो मैन आंट पे गुस्सा हो गया। वो एक डैगर ब्रांडिश करते हुए आगे चार्ज फॉरवर्ड हुआ। आंट ली ने साइड स्टेप किया और उस मैन का डैगर स्नैच कर लिया। किसी मैन को पिक करना उनके लिए एक शोल्डर थ्रो करने जैसा था। उन्होंने उस मैन को एक इंस्टेंट में अनकॉन्शियस करके गिरा दिया। दूसरा मैन ये सीन देखकर स्टंट रह गया। वो हेजिटेट कर रहा था कि कार में बैठकर पहले एस्केप करे या नहीं, पर आंट ली ने उसकी नेक का बैक पकड़ा और वो इंस्टेंटली ग्राउंड पर कोलैप्स हो गया। ली ने दोनों को देखा और अपने हैंड्स क्लैप किए। जब मैं कम्पीट कर रही थी तुम दोनों तब स्प्लिट क्रॉच पैंट्स पहनते थे। फिर उन्होंने कार डोर ओपन किया और क्राइंग टूटू को पिक किया। इयान ने फोन निकालकर जीरो को रिपोर्ट किया। ज्यादा देर नहीं हुई, लोकल हैट्स और अंकल्स साइट पर अराइव हो गए। उन्होंने देखा कि दो बैंडिट्स जो ब्रूज्ड और बैटर्ड थे कार के पास हडल होकर रो रहे हैं। आंट ली ने टूटू को कोक्स करते हुए एक्सप्लेन किया, सॉरी, ये लोग हमेशा रन करना चाहते हैं तो थोड़ा हार्श होना पड़ा। उनमें से कुछ लोगों ने आंट ली को हेड टू टो साइज अप किया। उनकी आई शॉक से भरी थी जब उन्होंने सुना कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक पर 200 किलोमीटर से ज्यादा चेस किया है। उनका जॉ ऑलमोस्ट फ्लोर पर ड्रॉप होने वाला था। आंट ली खुद भी सरप्राइज्ड थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना फार अवे चेस कर लेंगी। जब तक सब कुछ डील हुआ तब तक ऑलरेडी डार्क हो चुका था। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ग्रेट था, इयान ने एक कार कॉल की और उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को होम पुल किया। एवरीथिंग रिटर्न टू काम बट लेट एट नाइट एक ब्लैक फिगर डाउनस्टेयर्स कारपोर्ट में अपीयर हुआ जो पार्क्ड इलेक्ट्रिक बाइक को देख रहा था। एक विक्ट एन्चेंटिंग स्माइल अपीयर हुई। न्यूकमर कोई और नहीं बल्कि लेजेंड था जिसे बैटरी थीफ या बॉटल थीफ के नाम से जाना जाता था। वो लाइटनिंग स्पीड से मूव किया। सून सेवरल कार्स की बैटरी स्टील हो गई। हाउएवर जब उसने उनमें से एक कार का वूडू, वो हेल्प नहीं कर सका पर फ्राउन किया। मैं पूरे कंट्री से बैटरी स्टील करता हूँ।
ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी ऐसी को एनकाउंटर किया है जिसे स्टील करना इतना हार्ड है। इसने इंस्टेंटली वू की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को इग्नाइट कर दिया, बट अनएक्सपेक्टेडली उसने मेनी टाइम्स ट्राई किया पर फिर भी बैटरी का प्रोटेक्टिव लॉक अनलॉक नहीं कर सका। वो इनसाइड से एक्सट्रीमली एंग्री था। उसने पेपर और पेन निकाला और एक नोट लीव किया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग ली ने इसे देखा जैसे ही वो नीचे आई। लोगों का एक ग्रुप कम्युनिटी में कारपोर्ट के नीचे कुछ डिस्कस कर रहा था। वो सुनने के लिए लीन इन हुई। पता चला कि ये कम्युनिटी बैटरी की एक लार्ज स्केल थेफ्ट थी। आंट ली इमीडिएटली पैनिक हो गई। उन्होंने हरीडली अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चेक की, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी कार की बैटरी स्टील नहीं हुई थी, पर वहां एक एक्स्ट्रा नोट था। तुमने मुझे फर्स्ट टाइम फेलियर टेस्ट कराया है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बैटरी रिजर्व करने जा रहा हूं। आंट ली ने फ्राउन किया। मुझे लगता है कि ये बैटरी थीफ बहुत ज्यादा चीजी है। पास के नेबर्स ने देखा कि ली की बैटरी बिल्कुल फाइन काम कर रही थी। वो सब फ्लरी में क्वेश्चंस पूछने लगे। ली ने भी खुद को होल्ड बैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्टोरी को एक मिरेकुलस लेवल तक एग्जैजरेट कर दिया। एनीवे, जब मैंने डोर ओपन किया, उसने ली को कम्युनिटी के आधे लोगों को लीड करते हुए शॉप के एंट्रेंस को ब्लॉक करते देखा। अगर लीटिंग के फेस पर स्माइल ना होती तो मैं ऑलमोस्ट सोचता कि आंट ली लोगों को शॉप स्मैश करने के लिए लाई हैं। ली से सब कुछ सुनने के बाद कि क्या हुआ था, मैं भी बहुत स्ट्रेंज था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थीफ इतना वाइल्ड होगा। अब ना सिर्फ उसने एक नाइट में 1 डजन से ज्यादा बैटरी स्टील की थी, बल्कि तुम अभी भी नोट लीव करने और बॉर्डर को प्रोवोक करने की डेयर करते हो। बस इतनी सारी बैटरीज को मिनिएचर न्यूक्लियर पावर यूनिट से रिप्लेस करना भी अनरियलिस्टिक है। मैंने सबसे कार्स को शॉप में पार्क करने के लिए कहा, फिर उसने सबको सेंड अवे कर दिया। तब मेरा कंपेनियन रिप्लेस करने के लिए 1 डजन से ज्यादा बैटरीज लाया, लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की। अगर इन लोगों की बैटरीज फिर से स्टील हो गई तो मेरा सिग्नेचर बार स्मैश होने वाला है। उस नाइट सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स को पुश अवे कर दिया गया। मैंने शॉप का डोर क्लोज किया, अपना शाओ हाई ड्राइव किया और नेबरहुड के पास रोड पर वेट किया। तुम बस कारपोर्ट देख सकते हो। हालांकि आंट ली और दूसरों ने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन जब हैट किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से मिलती है तो वहां डेफिनेटली ट्रेड ऑफ होंगे। सो जस्ट इन केस मुझे खुद इसकी गार्डिंग करनी पड़ी। पर सेवरल डेज इन अ रॉ कार थीफ शो अप नहीं हुआ। यहाँ तक कि हैट और अंकल मिलेट को भी रिमूव कर दिया गया। सिर्फ कम्युनिटी के लोग बचे रहे जो नाइट में अपना ग्राउंड होल्ड किए हुए थे। जस्ट जैसे मैं कार में सोने ही वाला था, सडनली कोई बैकपैक कैरी किए हुए गीगी पाव का फिगर कारपोर्ट में स्लिप हुआ। एक फिगर ने अपना हेड आउट पोक किया। नेबरहुड के लोगों को पता चल गया, तुम थीफ, हम तुम्हारा लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, हरी अप और हमारी बैटरीज रिटर्न करो। जैसे ही वो बोले, सबने वुडी को सराउंड कर लिया और उसका वे ब्लॉक कर दिया। ये क्लियर था कि वो उसे कैच करने ही वाले थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वुडी बैकवर्ड टर्न हुआ। दोनों हैंड्स और फीट का यूज करके वो क्विकली कारपोर्ट के टॉप पर क्लाइंब कर गया। फिर एक बिग स्टेप फॉरवर्ड आया, वो कारपोर्ट के बगल वाली वॉल पर जंप कर गया। वो टर्न बैक करना और नेबरहुड के लोगों को मॉक करना नहीं भूला। गुड बाय एवरीवन, मैं किसी और दिन वापस आऊंगा। नेबरहुड का हर कोई अटरली स्टंट था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बैटरी थीफ के पास ऐसी स्किल्स होंगी। वू ने बिना लुक बैक किए सबका रिएक्शन देखा। उसने अपना पार्कौर परफॉर्मेंस शुरू किया, जोकिंग कि अगर तुम्हारे पास इस काइंड की एबिलिटी नहीं है तो वो बाला में बॉटल स्टील करने का रेपुटेशन कैसे बेयर कर सकता है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वो नेबरहुड से बाहर रन कर गया, लेकिन सडनली उसने रियलाइज किया कि एक ब्लैक फ्लाइंग कार सडनली आगे अपीयर हुई। वू ने नेचुरली रिकॉल किया। उसने सोचा कि ये बहुत डार्क होने की वजह से है और उसकी आइस ट्रिक्स प्ले कर रही हैं। एक क्लोजर लुक लो, ये सच में विंग्स वाली एक ब्लैक सेडान है। दी मोमेंटली रिवर्स हुआ और इमीडिएटली डायरेक्शन चेंज करके पास की लेक की तरफ रश किया। वो डाइविंग के लिए एक स्मॉल ऑक्सीजन टैंक भी कैरी कर रहा था। तुम लेक फ्लोर से डाइव करके इजीली एस्केप कर सकते हो। इस मोमेंट पर मैं भी कार में वरीड था। वेलवे हॉर्स वो बिल्कुल भी यूजुअल पाथ नहीं ले रहा था। हालांकि मैं उसके साथ कीप अप कर सकता था, पर मैं उससे कैच नहीं कर सका। जैसे ही मैं मोमो जीरो प्ले करने वाला था, वुडू ने अपने बैकपैक से एक स्मॉल ऑक्सीजन टैंक निकाला। वो एक सडन लीप के साथ लेक में प्लंज कर गया। मैं फ्रेंडली स्माइल किया। तुम्हें लगता है कि तुम बस ऐसे ही एस्केप कर सकते हो? ये बहुत नाइव है। मैंने शाओ हाई के विंग्स फोल्ड किए और लेक फ्लोर में चार्ज किया। वाटर में वुडाओ ने जब ये सीन देखा तो पूरा पर्सन स्टूपिड हो गया। व्हाट द हेक, ये क्या चीज है? ये फ्लाई भी कर सकती है और डाइव भी। वो खुद से एक स्टेप अहेड है। बैकपैक में वेरियस एस्केप टूल्स भी हैं, यहाँ तक कि पैराग्लाइडर्स भी हैं। अब इस काइंड के हाईटेक लैंड, वाटर और एयर को एनकाउंटर करते हुए उसके पास कुछ भी करने का कोई वे नहीं था, अनलेस तुम सर्वाइव करने के लिए इंस्टेंटली एक होल्ड टेक कर सको। फर्स्ट टाइम वू डाओ ने डीप फियर फील किया। इफ नॉट, मैं बस एक बैटरी स्टील करूंगा। जहां तक ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने की बात है, ऑक्सीजन टैंक रन आउट होने वाला था। वू डाओ सरफेस पर आया और रश करके अशोर नहीं हुआ। वो लेक के पास ग्रास पर लेटा हुआ हाँप रहा था, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। मैंने शाओ हाई को रोड साइड पॉप किया, वू डाओ की तरफ देखते हुए जो एक ड्रेंच चिकन की तरह भीगा हुआ था। जो, क्या तुम अभी भी रन कर रहे हो? अगर तुम रन नहीं करोगे तो मैं हैट अंकल मिलेट को कॉल करूंगा कि वो इधर आए। वू डाओ बैठ गया और मुझे एक डीप लुक दिया। ये ऐसा था जैसे उसने कोई काइंड ऑफ डिसीजन ले लिया हो। आज मैं इक्विपमेंट की वजह से लूज करना डिजर्व करता हूँ, लेकिन अंदर प्लेंटी ऑफ लोग हैं। मुझे अंदर जाने दो और एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ एक शोडाउन करूंगा। जुन अराइव हुआ और वुडी को ले गया। कम्युनिटी बैटरी फाइनली सेव हो गई। मैं बस ये नहीं जानता कि मेरी कार एक्सपोज हुई है या नहीं, पर मेरे पास अभी इसके बारे में वरी करने का टाइम नहीं था। नेक्स्ट डे मैंने बस शॉप ओपन ही की थी कि एक फैमिलियर वैन स्लोली अप्रोच हुई। मैं शॉक्ड था। क्या मॉम और डैड ने नहीं कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर रहेंगे? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। जैसे ही मैं स्टंट था, डैड ऑलरेडी कार से बाहर आ चुके थे। तुम रैट। जब हम वापस आते हैं तो तुम्हारे पास वही सेम एक्सप्रेशन होता है, जैसे पूछ रहे हो कि क्या तुमने कुछ बैड किया है। मैं हरीडली फॉरवर्ड बढ़ा, ये देखने के लिए ईगर कि मैं कैसे गया। उसने खुद को फोर्स किया एक फिलियल स्माइल पुट ऑन करने के लिए।
बॉस लेन, आप सब इतनी सून कैसे वापस आ गए? क्यों ना थोड़ा लॉन्ग प्ले करते? किंग, चलो वापस चलते हैं और कुछ दिनों के लिए स्टे करते हैं। देखते हैं कि क्या तुम सच में शॉप को देख रहे थे, डैड ने कहा जैसे ही उन्होंने शाओ हाई को डोर पर स्टॉप होते नोटिस किया। वो वॉकअप हुए और कार लेन को पैट किया। क्या तुम इस कार को बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरी स्टेप इन करने की जरूरत है, ओल्ड लेन? डैड ने इंस्टेंटली सोचा कि ये कस्टमर की कार है। आफ्टर ऑल मैंने उन्हें कार बाय करने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन ये सोचते हुए कि मैं इस कार को ऑफन ड्राइव करने का प्लान कर रहा हूँ, मैं भी फुल नहीं था, वो लीव कर गया। मैंने एक बिग जॉब ली, मैंने 30,000 युआन बनाए, सो मैं यूज्ड कार मार्केट गया और एक कार पिक की, पर इसकी कॉस्ट सिर्फ 10 युआन थी। गुड बॉयज, तुम यंग लोग अभी भी मनी स्पेंड करने के लिए विलिंग हो। तुम्हारे डैड मेरी वैन को 10 ईयर्स से ड्राइव कर रहे हैं, वो खुद को इसे स्वाइप करने के लिए ला ही नहीं सके। मुझे कीज दो, मैं इस कार को ट्राई करूंगा। यह सुनकर कि डैड मेरी कार ड्राइव करने जा रहे हैं, मैं हेजिटेट हुआ, कहते हुए डैड का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। तुम ब्रैट, मैंने तुम्हें इतने ईयर्स तक रेस किया है, तुम्हारी कार एक बार ड्राइव करना भी अनविलिंग है। मैं हरीडली स्माइल किया और दोनों हैंड से कीज हैंड ओवर कर दी। मास्टर मोड इनेबल नहीं था, ये कार बस एक ऑर्डिनरी कार है। वो बस अफ्रेड थी कि उसके फादर उसे फोर्सिबली टेक ओवर कर लेंगे। श्योर इनफ, डैड के अराउंड ड्राइव करके वापस आने के बाद उनका फेस एक्साइटमेंट से भरा था। शाओ वू, तुम्हारी कार सच में इंप्रेसिव है। तुम्हारे डैड ने मेनी ईयर्स तक हार्डवर्क किया है, मैंने पहले कभी इतनी गुड कार ड्राइव नहीं की। मैं रिपीटेडली नोट किया, रिस्पॉन्ड करने से रिफ्यूज करते हुए। मैंने इस कार को मॉडिफाई करने में बहुत एफर्ट स्पेंड किया है, और तुम, ये मेरी फर्स्ट बिलव्ड कार है, इसके साथ फीलिंग्स हैं अब। ओके, डैड ने इरिटेट होकर कहा, मैंने ऑलरेडी इतना क्लियरली हिंट दे दिया है, तुम कुछ नहीं कहते। ओसिन, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, डैड लैंगिंग ने रिप्लाई किया। उन्होंने मुझे अपनी वैन की तरफ पुल किया। हेली, मेरी कार देखो, 10 ईयर्स से ज्यादा से ड्राइव कर रहा हूँ और अब स्क्रैप होने वाली है। जब मैंने ये सुना तो मेरे माउथ के कॉर्नर्स ट्विच हुए, लेकिन फिर उसने इमीडिएटली एक गुड आइडिया के बारे में सोचा। वो इमीडिएटली अपने डैड को देखकर स्माइल किया। बॉस लिन, आप सच में क्वालिटी को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। ये लेजेंडरी वुलिंग होंगवांग कार है ना? राइट नाउ, बात बस इतनी है कि ये अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंची है। अगर आप इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो सारी मर्सिडीज लग्जरी कार्स इसके सामने बस छोटे भाई हैं। सिर्फ आप जैसे सक्सेसफुल मैन फादर ही ऐसा कर सकते हैं, तभी तो ये ओन्ड होने के डिजर्व करती है। डैड सीम टू हैव बीन कन्विंस्ड मेरी इस नॉनसेंस से। उनकी आईज ग्लीम हुई जैसे ही वो बोले, जो तुमने कहा वो सच है। ये वुलिंग होंगवांग सच में इतनी अमेजिंग है। ये सिर्फ वही नहीं है जो ट्रेड जानते हैं, मैं ऑर्डिनरी लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं हार्टली हंसा। उन्होंने मेरा शोल्डर पैट किया और स्माइल किया। वेल, सी देन, मैं ये कार तुम्हें दे दूंगा। मैं बस थोड़ा और एग्जॉस्टेड हूँ। अपनी सेकंड हैंड लिटिल ब्लैक वन ओपन करो, ज्यादा मूव्ड मत होना। एक फादर के तौर पर मुझे यही करना चाहिए। मैंने अपने माउथ का कॉर्नर ट्विच किया। एज एक्सपेक्टेड, ओल्ड जिंजर इज स्पाइशियर। बुजुर्ग ज्यादा चालाक होते हैं। कुछ दिनों बाद डैड प्राउडली मेरी लिटिल ब्लैक बाइक लेकर ड्राइव अवे कर गए। उसने मेरे सामने खड़ी वुलिंग होंगवांग को देखा, सो उसने सिंपली शॉप का रोलिंग शटर नीचे पुल कर दिया। उसने खुद को होल हार्टेडली इस कार को मॉडिफाई करने में डिवोट कर दिया। 7 डेज और नाइट्स के एफर्ट के बाद मैंने फाइनली इस वुलिंग होंगवांग को सक्सेसफुली एक ट्रू ऑटोबॉट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये व्हीकल एक मिनिएचर न्यूक्लियर पावर यूनिट का यूज करता है। बिंगू possesses हाईली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आफ्टर एवरीथिंग वाज डन, मैंने रिपेयर शॉप का डोर ओपन किया और वुलिंग होंगवांग को ड्राइव किया। हम एक रिमोट एरिया में अराइव हुए। जस्ट जैसे हम टेस्टिंग स्टार्ट करने ही वाले थे, सडनली मेरे डैड का कॉल आया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, डैड ने एक्साइटेडली कहा, शाओ वू, किसी ने तुम्हारी यूज्ड कार को बाय करने के लिए 1 मिलियन ऑफर किए हैं। ये सुनकर मैंने फ्राउन किया। मैंने शाओहाई को गेट करने के लिए 10 युआन स्पेंड किए थे। हालांकि मॉडिफिकेशंस के बाद बेसिक फीचर्स भी पहले से मच बेटर हैं, पर ये कभी भी 1 मिलियन के वर्थ नहीं हो सकती थी। अदर पार्टी इतना पे कर सकती है, उसने डेफिनेटली रियलाइज कर लिया होगा कि शाओहाई कोई ऑर्डिनरी कार नहीं है। ये सोचते हुए मैंने क्विकली स्पोक अप किया, डैड और दूसरे लोग कहाँ हैं? अभी एग्री मत होना, मैं राइट अवे वहां रश करूंगा। पर डैड की साइड से वो बस चेयरफुली हंसे। 1 मिलियन लोग 1 मिलियन ईयर्स पहले छोड़ गए, सो मैं हेजिटेट हुआ। ऐसी सकर अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। क्या तुम एग्री नहीं करते सन? मैंने स्पीचलेस होकर अपनी आईज क्लोज की। उसने गुस्से में कहा, डैड, आप मेरी परमिशन लिए बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? सो उन्होंने मेरी कार सेल कर दी। डैड ने सीन नहीं किया कि मैं इतना एंग्री हो जाऊंगा। आफ्टर ऑल, उनके ओपिनियन में एक ऑर्डिनरी यूज्ड कार 1 मिलियन में सेल होती है। ये ऑलरेडी एक ह्यूज विन है। शाओ वू, वरी मत करो। अदर पार्टी ने कहा कि वो सेल नहीं करना चाहते थे और इसे कभी भी बैक टेक कर सकते हैं। एट वर्स्ट, हम बस मनी रिफंड कर सकते हैं। मैंने अपनी आईब्रो स्लाइटली रेज की। मुझे हमेशा फील होता है कि कार बाय करने वाला पर्सन थोड़ा ऑड है। डैन बोला, डैड, मुझे अदर पर्सन का फोन नंबर दो, मैं खुद कॉन्टैक्ट करूंगा। सून, मैंने उस फोन नंबर को फॉलो किया जो मेरे डैड ने सेंड किया था और अदर पार्टी से टच में गेट करने में मैनेज रहा। हेलो, मैंने अभी अपने फादर से सुना कि आपने उनसे एक कार पर 1 मिलियन स्पेंड किए हैं। एक्चुअली वो कार मेरी है, क्या मैं इसे बैक गेट कर सकता हूँ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनाल्टी और 1 मिलियन युआन मॉडल कम नहीं होगा। यंग मास्टर, जिनसे मेरे पास काफी बिट ऑफ मनी लेफ्ट थी, इस कार को रिडीम करना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। हाउएवर, अदर पार्टी कंप्लीटली अनफेज्ड सीन हुई। उसने बस कामली कहा, श्योर, पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेनाल्टी नहीं है। चलो एक मीटिंग स्पॉट अरेंज करते हैं। मुझे एक वेक फीलिंग आई कि कुछ ऑफ था। ऐसा फेल्ट हुआ कि अदर पार्टी जानती थी कि मैं अपना माइंड चेंज करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अदर पार्टी ने ऑलरेडी कार के अंदर का सीक्रेट क्रैक कर लिया हो? मुझे अब इस कार की नीड नहीं है। मैंने अपना हेड शेक किया और गैसिंग स्टॉप कर दी। अदर पार्टी द्वारा सेंड की गई लोकेशन के अकॉर्डिंग एग्रीड लोकेशन पर अराइव हुआ। उसने 2 मेन को वहां वेट करते देखा। उनमें से एक अराउंड 40 ईयर्स का था और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने हुए था। वो बहुत रिफाइंड दिख रहा था। जैसे ही मैं अराइव हुआ, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस वाले मैन ने स्माइल की।
हेलो, तुम डेफिनेटली कॉमरेड लिन हुई होगे। मेरा नाम ली चांगजू है। ये नाम सुनकर मैंने स्लाइटली फ्राउन किया। इस पर्सन के अपीयरेंस को क्लोजली देखते हुए इमीडिएटली अपनी आईज वाइडन की और शॉक में एक्सक्लेम किया, ली चांगजू, एकेडमिशियन ऑफ द लॉन्गमैन एकेडमी ऑफ साइंसेज। ली चांगजू ने स्माइल की और नोट किया। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि मैं उसे रिकॉग्नाइज करूंगा। ली चांगजू लॉन्गसिंग साइंस इंस्टीट्यूट के यंगेस्ट एकेडमिशियन है। वो मेनी ईयर्स तक गुआनफोंग रेडियो पर अपीयर हुए हैं। कोई भी जिसे टेक्नोलॉजी में स्लाइट इंटरेस्ट भी है, ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें ना जानता हो। मैं अटरली शॉक था। अनएक्सपेक्टेडली इसकी कॉस्ट 1 मिलियन थी। जिसने उसके डैड से शाओ हाई को वोट किया, वो लॉन्ग इंस्टीट्यूट के लोग निकले। इस वे में पुट करूं तो मैंने ऑलरेडी एल इंस्टीट्यूट के लोगों का अटेंशन कैच कर लिया है। उस मोमेंट पर ली चांगजू के बगल वाले मैन ने स्पोक अप किया। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस कि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूं। मेरा नाम हाई जोंग है। क्या मैं पूछ सकता हूं, 13 डेज पहले नान हुआ के वाटर्स के ऊपर क्या तुम वही हो जो एयरक्राफ्ट पायलट कर रहे थे? ये सुनकर मेरा हार्ट एक बीट स्किप कर गया। या क्या ये केयरलेसनेस थी कि मिलिट्री एक्चुअली भूल गई कि उसके पास रडार था? मेरी रिएक्शन देखकर जोंग इमीडिएटली अंडरस्टूड हो गया। उस दिन उन्होंने एंटायर नोनासी एरिया सर्च किया था। वहां एब्सोल्युटली इसका कोई साइन नहीं था। उन्होंने सिर्फ शोर के अलोंग 2 कार ट्रैक्स देखे थे। हालांकि इस पर बिलीव करना हार्ड है, पर उन्होंने इस ट्रेल को फॉलो करना कंटिन्यू रखा। पर यह टर्न आउट हुआ कि ये बस एक ऑर्डिनरी सेडान थी। ओरिजिनली वो सब गिव अप करने के लिए रेडी थे, लेकिन जिस नाइट वुडाओ अरेस्ट हुआ था, उन्होंने उस ब्लैक सेडान को अपनी ओन आइज से देखा था। ये एयर में एसेंड कर सकती है और वाटर में एंटर कर सकती है। ऑब्वियसली ये वही अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो उस दिन डिस्कवर हुआ था। एंटायर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ग्रेटली शॉक्ड था। उसने ओवरनाइटली इंस्टीट्यूट के लोगों को रश ओवर करने के लिए कांटेक्ट किया, पर मैंने सेवरल डेज तक पॉन्डर किया। उन्होंने अभी तक फिगर आउट नहीं किया था कि ये चीज एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट हुई थी। इन दी एंड ये हाई जोंग ही था जिसने लोगों को सेंड किया। उसने ओल्ड लिन से कार बाय की, पर अनएक्सपेक्टेडली ली चांगजू की एबिलिटीज के साथ भी वो अभी तक इसमें इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी को क्रैक नहीं कर सके थे। ये सोचते हुए हाई जोंग का टोन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। कॉमरेड लिन हुई, तुम्हें किसी चीज के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। हम बस तुम्हारे साथ कंफर्म करना चाहते हैं। बाय द वे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस कार का डेवलपर कौन है? ये सुनकर मैंने एक लॉन्ग साई ऑफ रिलीफ लेट आउट किया। कार का अबाव नोटिस होना नॉर्मल है, पर अनएक्सपेक्टेडली ये इंस्टेंट था। जैसे ही इसने अपना हेड शो किया, वो स्पीड बस बहुत फास्ट है। ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज के कस्टम्स क्लियरेंस से बेटर कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसे बिना हेजिटेशन के एडमिट कर लिया। मैंने ही इसे मॉडिफाई किया है, राइट? ये इलीगल नहीं है ना? मेरा एग्जैक्ट आंसर सुनकर जोंग और ली चांगजू दोनों ने एक डीप ब्रेथ ली। उनकी गेज मेरी तरफ इवन मोर सीरियस ग्रो हुई। ली चांगजू की आईज में एक ग्लीम स्पार्कल हुआ। कॉमरेड लिन हुई, हम इस कार को लेकर बहुत क्यूरियस हैं। हालांकि लॉन्ग ऑर्डर की करंट टेक्नोलॉजी के साथ इसे एम्फीबियस व्हीकल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, पर टेक्नोलॉजी फार लेस मैच्योर है। लॉन्गशू इंस्टीट्यूट के बिहाफ पर मैं तुम्हारे साथ एक कोऑपरेशन डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम विलिंग हो या नहीं। मैंने बिना हेजिटेशन के नोट किया और एग्री हुआ। आफ्टर ऑल, हर ड्रैगन नेशन पर्सन के हार्ट में लॉन्गो को स्ट्रॉन्गर बनाना एक ऑनर है। फिर मैंने उन दोनों को फॉलो किया, सबर्ब्स में लोकेटेड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में अराइव करते हुए। ली चांगजू मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। इस मोमेंट पर लॉन्ग इंस्टीट्यूट के सेवरल बिग शॉट्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे और ली चांगजू ने इसे सबसे इंट्रोड्यूस कराया। मैं वही हूँ जो एम्फीबियस व्हीकल्स को मॉडिफाई करता हूँ। प्रेजेंट हर किसी के फेस पर ये कंप्लीटली अनबिलीव से भरा था। चांगजू, तुम मिस्टेकन तो नहीं हो ना? ये यंग मैन ऐसा दिखता है जैसे अभी बस 20 से ओवर का है। हाँ, वो यहाँ कैसे हो सकता है? क्या वो पर्सन सच में वही है जिसने वो एम्फीबियस व्हीकल बिल्ड किया? एक्चुअली इस इशू के रिगार्डिंग ली चांगजू खुद भी बिलीव नहीं कर सकते थे, पर हाई जोंग की इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग नहीं थी। ये सोचते हुए ली चांगजू ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि इस मोमेंट पर सबके पास मैनी क्वेश्चंस हैं, सो मैंने स्पेशली कॉमरेड लिन हुई को ओवर इनवाइट किया है। वो यहाँ सबके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हैं। ऐसा कहने के बाद ली चांगजू ने मुझे इन आने के लिए जेस्चर किया। मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया। सिस्टम द्वारा रिवॉर्डेड ऑन मॉडिफिकेशन प्लान्स के लिए मैं लर्निंग से लेकर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तक गया। मैं लॉन्ग टाइम से इसके साथ फैमिलियर रहा हूँ, देयरफॉर उन्हें एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाउएवर, प्रेजेंट हर कोई स्टंट था। एक एल्डरली एकेडमिशियन जो डिक्लाइन में अपीयर हो रहे थे, ट्रम्बल करते हुए उन्होंने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और कहा, कॉमरेड लिन हुई, क्या तुम हमें बता सकते हो तुमने ये नॉलेज कहाँ से लर्न की? दबाकर दूसरों ने इमीडिएटली एग्रीमेंट में नोट किया। यंग लोग बोथ थ्योरेटिकल नॉलेज और नॉलेज को फेस करते हैं या प्रैक्टिकल एबिलिटी के टर्म्स में ये ऑलरेडी परफेक्शन के पिनाकल तक पहुंच चुका था। ऑनेस्टली कहें तो वो बस चाइल्डिश था। क्राउड की पजल्ड और शॉक गेजेस को देखते हुए मैंने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, मुझे चाइल्डहुड से ही मैकेनिकल नॉलेज पसंद है। कोइंसिडेंटली मेरी फैमिली भी कार्स रिपेयर करती है, सो मैंने अपना आइडिया प्रैक्टिस में पुट किया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये कार बिल्ड कर लूंगा, पर मैंने इस सेल्फ मेड एक्सप्लेनेशन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसने सबको इवन मोर शॉक कर दिया। बिना सिस्टमैटिक स्टडी के सोली सेल्फ स्टडी पर रिलाय करते हुए ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने में मैनेज रहा। एम्फीबियस व्हीकल्स के लिए इतनी मैच्योर टेक्नोलॉजी, ये सिंपली जीनियस है। नो, ये तो द जीनियस होना चाहिए। इस बार हर कोई कंप्लीटली कन्विंस्ड था। हाउएवर, कार इश्यू के साथ डील करने के बाद मैंने सोचा कि मैं लीव कर सकता हूँ, पर अनएक्सपेक्टेडली ली चांगजू ने मुझे ग्रैब किया। कॉमरेड लिन हुई, आपसे एक फेवर आस्क करना है। मैं वंडर करता हूँ कि क्या आप हेल्प आउट कर सकते हैं? ये मैटर आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ अलाइन करता है। मेरी आइज लाइट अप हुई जब मैंने ये सुना। उसने ली चांगजू की तरफ देखा और आस्क किया, क्या आपकी कार ब्रोकन है? ओके, वो कहाँ है? मैं इसे आपके लिए फिक्स कर दूंगा। अगर ये कार नहीं है तो एक बार मेरे साथ आने पर तुम जान जाओगे, चांगजू ने कहा। वो मुझे स्क्वायर के मिडिल में पार्क एक हेलीकॉप्टर पर ले गए। मैं हेल्प नहीं कर सका, पर अपने लिप्स पर्स किए। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं अपनी लिटिल ब्लैक सीट ले सकता हूँ। अब पाथ क्लियर है। ये कार अब ड्राइव करने के एबल होनी चाहिए, राइट? कंफर्ट हेलीकॉप्टर से मच बेटर है। हाँ लिन हुई, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कार के पास एक फ्लाइंग फंक्शन है, पर जिस प्लेस पर हम जा रहे थे वहाँ कोई फॉरेन व्हीकल्स अलाउड नहीं है एंटर करने के लिए।
यह सुनकर मेरे माइंड में कुछ गैसेस थे। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की विंडोज टाइटली कवर्ड थी, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। इसने मेरे हार्ट के थॉट्स को फर्दर कंफर्म कर दिया। एक लॉन्ग वाइल के बाद प्लेन लैंड हुआ। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मैंने ग्राउंड पर देखा। ग्राउंड पर फुली आर्म्ड इंपोजिंग सोल्जर्स का एक ग्रुप वहां खड़ा था। ली चांगजू और मैंने वहां थोड़ी देर वेट किया। कुछ लोग वॉक ओवर हुए। जो मैन उन्हें लीड कर रहा था वो बर्ली था, उसके शोल्डर्स पर स्टार्स शाइन कर रहे थे। ली चांगजू ने विजिटर को देखते ही इमीडिएटली कहा, ओल्ड जोंग, हमें वो चीज देखने के लिए ले चलो। जोंग ने स्लाइटली फ्राउन किया, उसने मुझे सस्पिशन के साथ देखा। ली चांगजू ने इमीडिएटली एक्सप्लेन किया जब उन्होंने ये देखा, ये कॉमरेड लिन हुई है, मेंटेनेंस एक्सपर्ट जिन्हें मैंने इनवाइट किया है। एक्सपर्ट से आपका क्या मीनिंग है? जोंग क्लियरली बहुत सरप्राइज था। उसने मुझे सेवरल टाइम्स अप और डाउन लुक किया। क्लियरली वो बहुत डिस्ट्रेसफुल था। ली चांगजू ने जेंटली जोंग गुआंग के शोल्डर पर पैट किया। एंशिएंट टाइम्स से हीरोज यंग लोगों में से इमर्ज हुए हैं, ऐसा फस मत बनाओ और लोगों को स्केयर मत करो। क्या तुम मेरे साथ 80s नहीं हो? ये देखकर कि ली चांगजू ने ऐसी चीजें कही थी, सिर्फ तभी जोंग गुआंग ने अपनी गेज विड्रॉ की। वो हमें एक हैविली गार्डेड वेयरहाउस में ले गया। वेयरहाउस बहुत जेनरस था। मिडिल में कोई चीज थी जो ब्लैक क्लॉथ से कवर्ड थी। जोंग गुआंग ने अपने बगल वाले पर्सन को इशारा किया। इमीडिएटली कोई स्टेप फॉरवर्ड हुआ और कर्टेन लिफ्ट कर दिया। फॉलोइंग देखने के बाद मैं अनकंट्रोलेबली अपने माउथ के कॉर्नर स्विच करने से हेल्प नहीं कर सका। नाइसली पुट करें तो इस चीज को एक फाइटर जेट कंसीडर किया जाता है। अगर ये गुड साउंड नहीं करता तो ये बस स्क्रैप मेटल है। ली चांगजू ने मेरा एक्सप्रेशन देखा। ये थोड़ा ऑकवर्ड सीन हुआ। कॉमरेड लिन हुई, आपको आज ओवर इनवाइट किया है, बस चाहते हैं कि आप देखें। और क्या ये फाइटर जेट अभी भी रिपेयर किया जा सकता है? मैं इससे कंप्लीटली शॉक्ड था। मैं एक क्रैपी कार मैकेनिक हूँ, फिर भी मुझसे फाइटर जेट्स फिक्स करने के लिए आस्क किया गया। अभी भी ऐसा एक ब्रोकन फाइटर जेट। इस मोमेंट पर जोंग गुआंग ने साइड से स्पोक अप किया। ये एक फाइटर जेट है जिसे हमने ईगल सॉस से कैप्चर किया था। क्लेम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जेट ऑन ब्लू स्टार। अनफॉर्चुनेटली ये फाइटर जेट सीवियरली डैमेज था। हर पॉसिबल मेथड ट्राई किया पर इसे फिक्स नहीं कर सके। इसे रेप्लिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी हैक करने की बात तो दूर की है। यह सुनकर मैंने अपनी नोज टच की। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जंक ये ब्लू स्टार पर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जेट भी है। टर्न्स आउट मैंने बस इनफ नहीं देखा था। मैं ली चांगजू की तरफ टर्न हुआ और कहा, एकेडमिशियन ली, मुझे अफ्रेड है कि मेरे पास उस काइंड की एबिलिटी नहीं है। हाउएवर ली चांगजू ने मुझे इंटरप्ट किया। उन्होंने सीरियसली मेरी आईज में देखा और कहा, मैं तुम्हें पोटेंशियल देखता हूँ। हालांकि साइंटिफिक वर्क को रिगर की नीड होती है, पर समटाइम्स मैं उस मिरेकल में भी बिलीव करता हूँ जो इंट्यूशन लाता है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम एक ट्राई दो। यह सुनकर मुझे थोड़ा मूव्ड फील हुआ। पास में खड़े जोंग गुआंग हेल्प नहीं कर सके पर अपनी आईब्रो फरो की। सो दोनों में से कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं था। ऐसा क्यों फील होता है कि हम यहाँ फन करने आए हैं? पर ली चांगजू की रिस्पेक्ट के आउट जोंग ने फाइनली होल्ड बैक किया और कुछ नहीं कहा। एनीवे, अगर ये फाइटर जेट इन द एंड रिपेयर नहीं हो सकता तो ये बस स्क्रैप मेटल का एक पाइल है। एक ट्राई देने दो, सो बी इट। उस मोमेंट पर मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया। वन हैंड पर वो ली चांगजू के ट्रस्ट को बिट्रे नहीं करना चाहती थी, अदर हैंड पर मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। जब नेशन प्रॉस्पर करता है, हर सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि इस इंसिडेंट में कोई रियल क्राइसिस इन्वॉल्व नहीं है, पर ये लॉन्ग वॉर के डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है। मुझे हमेशा अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। ये सोचने के बाद मैंने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, ऑल राइट, मैं एक ट्राई दूंगा, पर मैं अकेले कार रिपेयर्स करने के लिए यूज्ड हूँ। सेम गोज फॉर रिपेयरिंग फाइटर जेट्स। जब मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए था कि कोई इंटरफेयर करने या मुझे डिस्टर्ब करने आए। हालांकि ली चांगजू इससे काफी पजल्ड थे, पर उन्होंने फिर भी रिस्पेक्ट चूज की। फिर मैंने जोंग गुआंग के फोन नंबर का यूज किया। उसने अपने पेरेंट्स को एक हेड्स अप देने के लिए कॉल किया। उसने फिर सबको क्लियर आउट कर दिया। सबके लीव करने के बाद मैंने सिस्टम से फाइटर जेट को स्कैन किया। 78% डैमेज। नो वंडर ली चांगजू और दूसरे लोग लॉस में थे। पर जब मॉडिफिकेशन टारगेट्स की बात आई तो मैं ट्रबल्ड था। ये ड्रैगन नेशन के लिए एक फाइटर जेट रिपेयर है। ऑफकोर्स मैं हर काइंड की कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता हूँ, पर अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम का लेवल इनफ हाई नहीं था। नो अदर चॉइस के साथ मुझे मॉडिफिकेशंस के लिए पे करना पड़ा। 2 मिलियन एंटर करें, वो मेरी करंट सेविंग्स का टोटल अमाउंट है। सिस्टम ने क्विकली एक मॉडिफिकेशन प्लान प्रोवाइड किया। अबाव परफॉर्मेंस देखो, हालांकि उतना फॉर्मिडेबल नहीं है जितने वो साईफाई मूवीज में फाइटर जेट्स होते हैं, पर रियलिटी में ये ड्रैगन नेशन के लिए एंटायर ब्लू स्टार को डोमिनेट करने के लिए इनफ था। नेक्स्ट टाइम मैंने खुद को होल हार्टेडली फाइटर मॉडिफिकेशन वर्क में डिवोट कर दिया। ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ लगा, सिर्फ तभी उसने फाइटर जेट का रिपेयर और मॉडिफिकेशन कंप्लीट किया। जोंग गुआंग और ली चांगजू ने न्यूज सुनी। दोनों डीपली मूव थे। वो वेयरहाउस की तरफ हरी हुए जहां फाइटर जेट स्टेशन थे, पर अंदर फाइटर जेट्स देखने के बाद दोनों थोड़े स्टंट थे। विंग स्टाइल लेआउट का अल्टीमेट फ्यूजन, फ्यूजलेज और विंग्स कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। ओवरऑल लाइंस ब्लेड की तरह शार्प हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑपरेशन और साईफाई वाइब्स देता है। पर प्रिसाइसली क्योंकि ये इतना साईफाई है, ये एक्चुअली एक फाइटर जेट जैसा नहीं दिखता। ये मोर लाइक एक ओवरली रिफाइंड मॉडल दिखता है। इसका ईगल चैन के प्रीवियस फाइटर जेट सेट से कुछ लेना देना नहीं है। वो दोनों एक मोमेंट के लिए स्टंट थे। चांगजू ने नर्वसली स्वेलो किया और कहा, लिन हुई, क्या तुम श्योर हो कि ये फाइटर फ्लाई कर सकता है? जोंग गुआंग भी अपने शॉक से स्नैप आउट हुआ। उसने मेरी तरफ एक्सपेक्टेंटली देखा। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और स्माइल की। अगर आप इसे फ्लाई कर सकते हैं तो आप देख लेंगे कि क्या आप इसे वांट करते हैं। ये सुनते ही जोंग गुआंग ने इमीडिएटली पायलट को ओवर कॉल किया, पर मैंने अपना हैंड वेव किया और कहा, नो, ये फाइटर जेट एक AI ऑटोनॉमस कॉम्बैट सिस्टम से इक्विप्ड है। रिमोट कंट्रोल पॉसिबल है। जब आप फ्यूचर में मास प्रोडक्शन अचीव करेंगे तो ये एक बार में डजन्स ऑफ फाइटर जेट्स को नेटवर्क और कंट्रोल भी कर सकता है। ये सुनकर जोंग गुआंग का फेस फुल ऑफ अनबिलीफ था। ये सच में रियलाइज किया जा सकता है। ये फाइटर जेट एयर कॉम्बैट के लैंडस्केप को कंप्लीटली रीशेप कर देगा। ट्रूली जीरो डैमेज स्ट्रैटेजी अचीव करेगा। जस्ट जैसे जोंग गुआंग स्टैंड था, मैं अपना लैपटॉप होल्ड कर रहा था। वो वेयरहाउस के बाहर ओपन स्पेस में अराइव हुआ।
मेरे इसे रैपिडली ऑपरेट करना स्टार्ट करने के बाद वेयर हाउस में फाइटर जेट से एक शॉट जोन ऑटोमेटिकली वेयर हाउस डोर से बाहर ग्लाइड हुआ। जोंग गुआंग ने नर्वसली स्वैलो किया। वो मेरी तरफ टर्न हुआ और कहा, मेरे फ्लाइट अरेंज करने के लिए वेट करो इमीडिएटली। नो नीड, इतने लेंथ तक जाने की नो नीड, बस वेट करो और देखो। मैंने जोंग गुआंग को ग्रैब किया और फिर इसे कंप्यूटर पर क्विकली पुट किया, कुछ बटन्स प्रेस किए। उनके सामने खड़े फाइटर जेट ने सडनली लाउडली रोर किया। फिर इंटायर फाइटर जेट ऐसा था जैसे किसी इनविजिबल फोर्स द्वारा लिफ्ट किया गया हो, ग्राउंड से वर्टिकली राइज होते हुए। प्रेजेंट हर किसी ने अपनी आईज वाइडन की। उसकी गेज फाइटर जेट पर फिक्स थी, जो स्लोली अपवर्ड राइज हो रहा था जब तक कि फाइटर जेट मिड एयर में होवर नहीं करने लगा। किसी ने इवन रियलाइज नहीं किया कि ये कैसे हुआ था। नो स्लाइडिंग या टेल फ्लेम्स, ये एक फ्लोटिंग एलियन वॉरशिप की तरह था। इसने स्मूथली और स्विफ्टली ग्राउंड लीव किया। ली चांगजू तो ब्रेथ लेना भी भूल गए। वर्टिकल एसेंट और एयर में सस्पेंडेड होना, ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारा विजन है। ये सडनली ट्रू कैसे हो गया? कीप इन माइंड, उन्होंने अभी तक थ्योरेटिकल हर्डल भी ब्रेक नहीं किया है। जोंग गुआंग की चेस्ट एक्साइटमेंट से हीव हुई। इस फाइटर जेट का अपीयरेंस ये लार्ज एयरपोर्ट्स पर डिपेंडेंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा, चाहे वो कैरियर डेक्स हों या फील्ड एयरफील्ड्स, इवन माउंटेन्स और वाइल्डरनेस में भी, और इसे ईज के साथ हैंडल करें। फ्यूचर बैटलफील्ड में डिप्लॉयमेंट मोर फ्लेक्सिबल और फ्री होगा। उसने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा फाइटर जेट एक्चुअली देखने का इमेजिन भी नहीं किया था। ब्लू स्टार पर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जेट क्या है? ईगल सॉस इस फाइटर जेट के सामने कहीं भी इनफ नहीं था। पर इस मोमेंट पर मेरे पास उन दोनों पर अटेंशन पे करने का टाइम नहीं था। फाइटर जेट को ऑपरेट करना कंटिन्यू रखते हुए, एयर में वेरियस मैन्यूवर्स परफॉर्म करते हुए, क्या एक कोबरा मूवमेंट, लीव ड्रिफ्ट्स और मैन्यूवर्स, ये सब एफर्टलेसली आता है। ये ऐसा था जैसे एक फाइटर जेट एक एरियल बैले परफॉर्म कर रहा हो। प्रेजेंट हर कोई ऑवे में वॉच कर रहा था, पर बस इतना ही नहीं था। जैसे ही मैंने कीबोर्ड पर वर्किंग कंटिन्यू रखी, फाइटर जेट्स ने स्पीड टेस्टिंग बिगिन की। सबने फाइटर जेट के रियर में सडनली मैक रिंग्स का एक स्ट्रिंग एक्सप्लोड होते देखा। इमीडिएटली एंटायर फाइटर जेट एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग की तरह शॉट आउट हुआ। वो सडनली फॉरवर्ड डैश हुआ। ये बस एक मैटर ऑफ टाइम था, वो सबके विजन से डिसअपियर हो गया। अपॉर्चुनिटी को डिसअपियर होते देखकर हर कोई फाइनली रियलिटी में स्नैप बैक हुआ। जोंग गुआंग और ली चांगजू दोनों ने मुझे एंगर में देखा। लिन हुई का जेट कितना फास्ट हो सकता है? मैं बोला नहीं, बल्कि उसने दोनों को कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लुक करने के लिए सिग्नल देने के लिए पाउट किया। उन दोनों ने कंप्यूटर स्क्रीन देखी। स्पीड शो करने वाले नंबर्स रैपिडली क्लाइम कर रहे हैं। मैक 2.3, मैक 3, मैक 5.2, मैक 8.6। दोनों ने यूनिसन में अपनी आईज वाइडन की। हार्ट ओवरवेलमिंग शॉक से फिल्ड था, पर स्पीड क्लाइम करती रही। 10.5, मैक 11.4। ली चांगजू उस मोमेंट पर नियरली फेंट हो गए। मैंने एक सॉफ्ट साय लेट आउट किया। जेड, स्पीड अभी भी थोड़ी लैकिंग है। ये सुनकर जोंग गुआंग और ली चांगजू, उन्होंने नियरली अपने ओन टीथ बाइट कर लिए। आपको जानना होगा कि एक टिपिकल फाइटर जेट की फ्लाइट स्पीड फास्टेस्ट मैक 3 है। मैक 11.4 को एक्चुअली कहा कि ये थोड़ा शॉर्ट था। क्या ये थोड़ा ज्यादा प्रिटेंशियस नहीं है? टेस्टिंग के एक राउंड के बाद मैंने स्पॉट पर लैंड करने के लिए फाइटर जेट को पायलट किया। जोंग गुआंग और दूसरे लोग इमीडिएटली स्टेप फॉरवर्ड हुए। उन्होंने फाइटर जेट को अगेन एंड अगेन सर्कल किया। उसने अपने माउथ से प्रेस किया। उसकी आईज फेनेटिसिज्म से भरी थी। एक लॉन्ग टाइम के बाद जोंग गुआंग मेरे पास वॉकअप हुआ। उसकी आईज टीयर्स से ब्रिम कर रही थी। कॉमरेड लिन हुई, थैंक यू। जोंग गुआंग के तौर पर एक सोल्जर और एक जनरल, कोई भी इस फाइटर के अपीयरेंस के सिग्निफिकेंस को बेटर नहीं समझता था। ये फाइटर जेट डेफिनेटली फ्यूचर का एक बैटलफील्ड, स्काइज का अनडिस्प्यूटेड रूलर बन जाएगा। ये लॉन्गॉर को एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी देता है। रियल ईयर ब्लू स्टार के टॉप पर स्टैंड करता है। ली चांगजू भी एक्साइटमेंट से फिल्ड थे। कॉमरेड लिन हुई, मैं वंडर करता हूँ कि क्या आप लॉन्ग की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? ली चांगजू की एक्सपेक्टेंट गेज को देखते हुए मैंने जेंटली अपना हेड शेक किया और कहा, थैंक यू एकेडमिशियन ली, आपकी रिकॉग्निशन के लिए। बात बस इतनी है कि मैं लेजी होने के लिए यूज्ड हूँ। वो प्लेस मेरे लिए नहीं था। ली चांगजू ने मेरे रिफ्यूज करने को एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो मेनी पीपल लॉन्ग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की एस्पायर करते हैं। वो ड्रैगन नेशन के टॉप टैलेंट्स के लिए गैदरिंग प्लेस था। उन्होंने गिव अप करने के लिए अनविलिंग होना कंटिन्यू रखा। लिन हुई, तुम शायद नहीं जानते कि लोंगशू इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है। लोंगशू इंस्टीट्यूट में तुम हर काइंड के रिसोर्सेज एंजॉय कर सकते हो। ये तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। मैं जानता हूं कि ली चांगजू ये मेरे ओन गुड के लिए कर रहे हैं, पर मैंने फिर भी रिफ्यूज कर दिया। थैंक यू एकेडमिशियन ली लॉन्का साइंस इंस्टीट्यूट की वैल्यू के लिए। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि यही एग्जैक्टली रीजन है कि मुझे फील हुआ कि ये एप्रोप्रिएट नहीं था। मैं बस वो करना चाहता हूं जो मुझे करना पसंद है। सो थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए। ली चांगजू ने सॉफ्टली साई किया। यूजेस सच में क्राउड से स्टैंड आउट करते हैं। मेरे लीव करने से पहले जोंग गुआंग ने मुझे एक ऑनरेरी मेडल हैंड ओवर किया। ये मेडल सिर्फ उन्हीं को अवार्ड किया जाता है जिन्होंने एलिजिबल होने के लिए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। हालांकि मैं इस स्पेशल मेडल ऑफ ऑनर के बारे में नहीं जानता कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, पर सबकी एनवियस गेजेस को देखकर तुम बता सकते हो कि वैल्यू डेफिनेटली लो नहीं है। मेडल ऑफ ऑनर के बिसाइड्स ली चांगजू ने मुझे एक कार्ड भी दिया। कॉमरेड लिन हुई, इस पार्ट में 20 मिलियन है। ये फाइटर जेट को रिपेयर करने की कॉस्ट है, पर इस फाइटर ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को फार एक्सीड कर दिया। आगे बढ़ते हुए लोंका इंस्टीट्यूट 3 टैरन व्हीकल पर इस फाइटर जेट पर को ऑपरेशन के थ्रू प्रोसीड करेगा। मैं तुम्हें एक 30% कर दूंगा। मैंने इसे बिना हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया। फिर सडनली कुछ रिमेंबर किया और कहा, बाय द वे एकेडमिशियन ली, मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर भी है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? ली चांगजू इन वर्ड से इंस्टेंटली स्टन्ड रह गए। एक वर्ड नहीं कह सके, पर उनके हार्ट के इनसाइड टर्बुलेंट वेव सर्च कर रही थी। ऐसा जीनियस, ऐसा टैलेंट, ये प्रैक्टिकली लॉन्ग किंगडम को हेवन द्वारा बेस्टो किया गया एक ट्रेजर है। वैसे दोस्त, एक गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए। अब यहाँ से एक दूसरा ही मानवा स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर कंबाइन करके 2 मानवा डाला था। यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो। ये बहुत ही मजेदार है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आम से लड़के से जिसके पास अचानक एक ऐसा ब्लैक कार्ड आ जाता है जिसकी लिमिट पता है कितनी है, पूरे $1 ट्रिलियन।
लेकिन सबसे ज्यादा क्रेजी और पागलपन वाली बात तो ये थी कि हर रोज आधी रात को इस कार्ड का बैलेंस ऑटोमेटिक रीसेट होकर वापस $1 ट्रिलियन हो जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या कोई मामूली इंसान एक ही दिन में इतने पैसे उड़ा भी सकता है? खैर, इस कहानी के थोड़ा पीछे चलते हैं। इस लड़के की जो मंगेतर थी ना, वो इसके सामने ही इसकी आंखों में आंखें डालकर एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे की लग्जरी कार में बैठकर चली गई। और वो सिर्फ गई ही नहीं, बल्कि जाते जाते सबके सामने इसका सरेआम मजाक उड़ाते हुए बोली, तू तो एक नंबर का भिखारी है, तेरे पास ना तो पैसा है और ना ही कोई औकात। ये शब्द सुनते ही लड़के का दिल अंदर से चकनाचूर हो गया। गुस्से और लाचारी के मारे उसकी मुट्ठियां कस गईं। और ठीक उसी वक्त हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, डिंग। एक रोबोटिक साउंड उसके दिमाग में गूंजा। सुटेबल होस्ट डिटेक्टेड, स्पेंडिंग सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको मिली है गोल्ड डिगर ब्लैक कार्ड। इस कार्ड का बैलेंस हर रोज रीसेट होकर $1 ट्रिलियन हो जाएगा। और हाँ, हर 100 मिलियन खर्च करने पर आपको मिलेगा 1 स्पेंडिंग पॉइंट, जिससे आप सिस्टम की बाकी जादुई आइटम्स खरीद सकते हैं। जैसे ही सिस्टम बोलना बंद करता है, लड़के के हाथ में सचमुच एक चमचमाती हुई प्रीमियम ब्लैक कार्ड आ जाती है। वो पूरी तरह दंग रह जाता है। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी शायद एक दिन में $1 ट्रिलियन खर्च ना कर पाए, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक लेवल का अमीर हूँ। एक्साइटमेंट के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगता है। वो धीरे से अपना सिर उठाता है, अपनी उस हंसती हुई एक्स फियांसे को देखता है और खुद भी मुस्कुरा देता है। अब दिल में ना कोई दर्द था और ना ही कोई मोहब्बत। उसने मन ही मन कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के पीछे जाऊंगा। लड़का अपनी ब्लैक कार्ड पकड़ता है और पास ही खड़ी एक लड़की की तरफ कदम बढ़ा देता है, जो ये सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। उसका नाम था वांग शाओशाओ। वो उसकी एक्स लियू रुयन की बेस्ट फ्रेंड थी और पूरे कॉलेज की टॉप 5 ब्यूटीज में से एक थी। लड़का अभी उसके पास पहुंचा भी नहीं था कि उसने सीधे अपने फोन से वीचैट पर उसे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। साथ में एक कड़क मैसेज भी भेजा, मुझे पता है तुम्हारा छोटा भाई हॉस्पिटल में है, ये पैसे उसके मेडिकल बिल्स के लिए रख लो, आज मेरा मूड खराब है, मेरे साथ चलो। मैसेज भेजकर वो सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल अपनी एक्स की नजरों के सामने, और पूछा, क्या तुम आज का पूरा दिन मेरे साथ बिताओगी? बस फिर क्या था। ये सुनते ही वहां खड़ी भीड़ के बीच एक सन्नाटा छा गया और अगले ही पल चारों तरफ शोर मच गया। ये क्या कर रहा है? वांग शाओशाओ को पटाने की कोशिश? पागल हो गया है क्या ये? दरअसल पूरे कैंपस को पता था कि वांग शाओशाओ के नखरे और स्टैंडर्ड्स आसमान पर थे। वो सिर्फ किसी रिच सेकंड जनरेशन यानी बड़े खानदान के वारिस से ही शादी करना चाहती थी। इसी वजह से लोग उससे पीठ पीछे गोल्ड डिगर बुलाते थे। अब सब लोग उस लड़के का मजाक उड़ाने लगे। उधर उसकी एक्स लियू रुयन ये सब देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आंखों में साफ घिन दिखाई दे रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगले ही पल वांग शाओशाओ इस लड़के की ऐसी बेइज्जती करेगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था कि उसने सही समय पर इस भिखारी को लात मार दी। सब लोग तमाशा देखने के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही सेकंड पूरा सीन ही पलट गया। वांग शाओशाओ ने अपना फोन देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। उसके गोरे गाल शर्म से लाल हो गए और उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर वहां खड़े लोगों के होश फाख्ता हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुले के खुले। भाई, ये नहीं हो सकता, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं क्या? लियू रुयन तो वहीं की वहीं जम गई। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। उसका सारा घमंड टूट गया। वो चीख कर बोली, वांग शाओशाओ। लेकिन वांग शाओशाओ ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और सीधे लड़के के साथ आगे बढ़ गई। उधर लियू रुयन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका नया बॉयफ्रेंड छू के हंसते हुए बोला, बेब, तुम इन 2 भिखारियों पर क्यों गुस्सा हो रही हो? इनके मुंह लगना मतलब हमारे स्टेटस को नीचे गिराना है। छूके की इस घमंड भरी बात से लियू रुयन को थोड़ा सुकून मिला। उसने मन ही मन सोचा, देखते हैं वांग शाओशाओ कब तक खुश रहती है। आखिर में इसे एक आम हाउसवाइफ बनकर ही सड़ना पड़ेगा। तभी छूके ने उसकी कमर में हाथ डाला और कहा, चलो बेब, तुम्हारा मर्द तुम्हें कांडा प्लाजा ले चलकर ब्रांडेड ज्वेलरी दिलाता है। उधर 1 लाख युआन ट्रांसफर करवाने के बाद वांग शाओशाओ खुद भी थोड़ी बेचैन और असहज महसूस कर रही थी। उसने लड़के से पूछा, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? लड़के ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, कांडा प्लाजा। वो एक ऐसी जगह थी जहां अमीर लोग सिर्फ पैसे फूकने और उड़ाने जाते थे। रास्ते में लड़के ने चुपके से अपने सिस्टम से पूछा, क्या तुम एक्सचेंज इंटरफेस खोल सकते हो? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहली बार इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको 10 स्पेंडिंग पॉइंट्स चाहिए। यानी उसे सबसे पहले पूरे $1 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे, तभी वो इंटरफेस खुलेगा। लड़का मन ही मन हंस पड़ा कि ये सिस्टम तो उसे जबरदस्ती पैसे उड़वाना चाहता है। उसने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि उस इंटरफेस के अंदर क्या मिलेगा? सिस्टम बोला, ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है, पहले अनलॉक कीजिए। लड़के ने कहा, ठीक है भाई, तो पहले 1 बिलियन ही उड़ाते हैं। इतना कहकर उसने वांग शाओशाओ का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ हल्का सा कांपा और उसने उसे हटाने की कोशिश भी की, क्योंकि सच तो ये था कि उसे इस लड़के से कोई प्यार व्यार नहीं था। वो तो बस अपने ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर से जूझ रहे छोटे भाई के इलाज के लिए किसी भी अमीर आदमी की तलाश में थी। लेकिन जिस कैजुअल तरीके से इस लड़के ने एक झटके में 1 लाख युआन फेंके थे, उसने उसे ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया था कि ये कोई आम बंदा नहीं है। चैप्टर 4, वांगशांग पवेलियन में डिनर, द लग्जरी डिनर। दोनों कैब पकड़कर सीधे कांडा प्लाजा के सबसे महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट वांगशियांग पवेलियन पहुंच गए। वांग शाओशाओ को लगा था कि वो किसी नॉर्मल ढाबे या छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन इतनी आलीशान जगह देखकर उसके होश उड़ गए।
यहाँ सिर्फ एक बार के खाने की कीमत ही 1000 युआन से ऊपर थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये लड़का जरूर अपने सीधे साधे माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई यहाँ उड़ाकर अमीर बनने का नाटक कर रहा है। ये सोचते ही उसके दिल में लड़के के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी थी वो भी एकदम जीरो हो गई। लड़के ने देखा कि उसका मूड खराब है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और वेटर से सीधे एक लग्जरी प्राइवेट रूम की मांग की। वेटर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, सर, यहाँ का मिनिमम स्पेंड, न्यूनतम खर्च ही 50,000 युआन है। ये सुनकर लड़का दुखी होने के बजाय खुश हो गया। उसे तो पैसे ठिकाने लगाने ही थे। उसने तुरंत पूछा, क्या इससे भी महंगा कोई रूम नहीं है, जैसे 1 लाख युआन मिनिमम स्पेंड वाला? वेटर तो पूरी तरह दंग रह गया। उसने लड़के के सस्ते और साधारण कपड़े देखे और मन ही मन सोचा कि ये कोई फ्रॉड है जो यहाँ मुफ्त का खाना खाने आया है। वांग शाओ को इतनी शर्म आ रही थी कि उसे लगा वो जमीन में गड़ जाएगी। उसने सोच लिया कि घर पहुंचते ही वो इस लड़के को ब्लॉक कर देगी। उसने वेटर से ऑकवर्ड होकर कहा, सर, ये बस मजाक कर रहे हैं। लड़के ने बात को ज्यादा नहीं खींचा और कहा, चलो, हम 2 ही लोग हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं। ये सुनकर वांग शाओ ने चैन की सांस ली कि चलो, जान बची। लेकिन इस लड़के के पास तो पीछे $1 ट्रिलियन का कॉन्फिडेंस था। उसने बिल्कुल कैजुअली वेटर से कहा, ठीक है, तो फिर मेनू में जो कुछ भी है सबका एक एक प्लेट ले आओ। ये सुनते ही वांग शाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा खाना है? अगर तुम पूरा खाना मांगते तो क्या पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लेते? वेटर ने घबराते हुए कहा, सर, हमारे मेनू में ब्लैक ट्रफल, सी कुकुम्बर, सी क्यूकम्बर और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर जैसी बेहद महंगी चीजें हैं। इस पूरे मेनू का बिल लगभग 1,50,000 युआन बैठेगा। आर यू श्योर? लड़के ने बिना सोचे समझे बस हाँ में सिर हिला दिया। वेटर सीधा भागते हुए अपने मैनेजर के पास गया और पूरा मामला बताया। मैनेजर ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, खाना सर्व करो, लेकिन चुपके से बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दो। अगर इस लड़के ने बिल नहीं दिया या भागने की कोशिश की तो पहले इसे जमकर मारना और फिर इसके माँ बाप को बुलाकर एक एक पाई वसूलना। जैसे ही वे रूम में बैठे, वांग शाओ का गुस्सा फूट पड़ा। अब बहुत हुआ। क्या तुम सच में 1,50,000 युआन दे सकते हो? जो 1 लाख युआन तुमने मुझे भेजे वो तुम्हारे परिवार की खून पसीने की सेविंग्स थी ना? अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई पर ऐसा दिखावा करना बेहद घिनौना है। लड़का थोड़ा हैरान हुआ कि एक लड़की जिसे पूरा कॉलेज गोल्ड डिगर कहता है वो ऐसी बातें कर रही है, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। उसने बस मन ही मन सोचा, वैसे भी पैसे मेरी जेब से थोड़ी ना जा रहे हैं। वांग शाओ गुस्से में आगे बोली, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा ये खोखला नाटक तुम्हारे परिवार को कैसे बर्बाद करता है। लड़के ने मन ही मन हंसते हुए कहा, बर्बाद? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि ये ब्लैक कार्ड किसी तरह खाली हो जाए। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म खाना टेबल पर सज गया और सच कहें तो खाना वाकई बेहद शानदार और लजीज था। लड़का तो बिना किसी फिक्र के टूट पड़ा और मजे से खाने लगा, लेकिन वांग शाओ टेंशन के मारे एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतार पा रही थी। उसे डर था कि अगर बिल पे नहीं हुआ तो आज इन दोनों को यहीं पर बर्तन मांजने पड़ेंगे। उसने सोचा कि अगर बात बहुत बिगड़ गई तो वो अपने वाले 1 लाख युआन दे देगी, लेकिन फिर भी 50,000 कम पड़ जाएंगे। उधर वेटर भी बार बार दरवाजे से उन्हें शक की नजरों से देख रहा था। खाते खाते लड़के ने बड़े प्यार से पूछा, खाना कैसा है? वांग शाओ ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, ठीक है। लड़का मुस्कुराया और बोला, अगर पसंद आया तो आज से यही हमारी कॉलेज कैंटीन है। बस ये सुनते ही उसका डर 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत चिल्लाई, वेटर, चेक प्लीज, बिल लाओ। वेटर तुरंत दौड़ता हुआ आया। उसे लगा था कि ये लोग अब खाने में बाल निकलने या खराब सर्विस का बहाना बनाएंगे ताकि पैसे ना देने पड़े, लेकिन यहाँ तो लड़का खुद आगे बढ़कर बिल मांग रहा था। वेटर ने थोड़ा मक्खन लगाते हुए कहा, सर, आपका टोटल बिल 1,69,000 युआन हुआ है। बाकी के छुटे पैसे हमने आपके लिए छोड़ दिए। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से अपनी जेब से वो चमचमाती हुई ब्लैक कार्ड निकाली और वेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, स्वाइप करो। जैसे ही स्वाइप हुआ और स्क्रीन पर आया पेमेंट सक्सेसफुल, वांग शाओ का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान ने महज एक वक्त के डिनर पर 1,60,000 युआन से ज्यादा पैसे फूंक दिए। उसने सच जानने के लिए खुद को जोर से चुटी काटी। उसे जोर का दर्द हुआ, यानी ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। लेकिन अब उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि इस कमबख्त टेंशन के चक्कर में वो इतने महंगे और आलीशान खाने का स्वाद ही नहीं ले पाई। और तभी लड़के ने अपने चेहरे पर एक बेहद शांत और कातिलाना मुस्कान लाई, वेटर की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वेटर के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़के ने कहा, जाओ, अपने बॉस को बुलाकर लाओ, मुझे ये पूरा रेस्टोरेंट खरीदने की बात करनी है।